लोगों के बीच जश्न का माहौल है क्योंकि एक ग्रुप ने डीमन किंग को हरा दिया है। हर कोई खुश है। मानव सभ्यता में शांति का माहौल स्थापित हो चुका है। 10 साल के बाद वो ग्रुप जिसने डीमन किंग को हराया था वो अपने शहर वापस आ चुके हैं। राजा उन्हें सम्मान देते हैं। वो उनका स्टैचू इस शहर में बनवाने का आदेश देते हैं। उन्होंने युद्ध में जाने से पहले उन सभी को 10 तांबे के सिक्के दिए थे। उस ग्रुप में 4 सदस्य हैं। ये है ईसेन, एक योद्धा, और एक बौना। ये है हाइटर, एक पुजारी, और एक इंसान। ये है हीमेल, एक इंसान। ये है फ्रीरेन, एक मेज, और एक एल्फ। इंसान का जीवन काल बहुत कम होता है। एक एल्फ 1000 साल तक जी सकते हैं, जबकि एक बौने का जीवन काल इंसान से ज़्यादा, जबकि एल्फ से कम होता है। रात को वो सभी जश्न बनाते हैं क्योंकि इन 10 सालों में उन्होंने बहुत कुछ खोया और पाया है। वो सभी पुराने दिनों को याद करते हैं। हीमेल और ईसेन ने राजा से ऊंची आवाज़ में बात की थी, जिस वजह से राजा उन्हें मारने का आदेश देते हैं। इस यात्रा के बीच में हाइटर को मदिरा की बहुत याद आई। उन्होंने सोचा कि अगर वो फ्रीरेन को अकेला छोड़ देंगे तब दुश्मन उसे कैद कर लेंगे। वो अतीत की यादों के बारे में बात करके हंसने लगते हैं। तभी आसमान में उल्कापिंड गिरने लगता है। फ्रीरेन कहती है, इस शहर से ये खूबसूरत नहीं लग रहा है, लेकिन मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ से उल्कापिंड बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। मैं 50 साल के बाद तुम्हें उस जगह पर लेकर चलूँगी। अगले दिन हीमेल, हाइटर और ईसेन घर बसाने के लिए तैयार है, जबकि फ्रीरेन नए मंत्र सीखने की तैयारी कर रही है। वो इस शहर से चले जाती है। वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ऐसे ही समय बीतता है और ये समय सालों में बीत जाते हैं। वो ड्रैगन के सींग को पाना चाहती है, लेकिन उसे उस दुकान में वो नहीं मिलता है। वो याद करती है डीमन किंग के कैसल में सींग मिले थे, लेकिन उसे नहीं पता कि उसमें कितनी बुरी शक्तियाँ हो सकती है। 50 साल बीत चुके हैं। वो शहर में वापस आ चुकी है। ये शहर पूरी तरीके से बदल चुका है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आता है। वो उसे देखकर पहचान जाती है कि वो हीमेल है। हीमेल कहता है, 50 साल के बाद भी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। फ्रीरेन कहती है, क्या तुम्हारे पास ड्रैगन के सींग है? वो कहता है, मुझे आज भी वो दिन याद है कि कैसे हमें डीमन किंग के कैसल में ड्रैगन के सींग मिले थे। मैंने ड्रैगन के सींग को कैबिनेट के अंदर बंद करके रखा है क्योंकि उसमें बुरी शक्तियों का वास है। वो उसे ड्रैगन के सींग दिखाता है। वो कहता है, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और वैसे भी मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं ये सींग तुम्हें देता हूँ। वो एक पक्षी को ड्रैगन के सींग देती है। पक्षी उड़ जाता है, जिसके बाद वो स्टैचू को देखती है। हीमेल आईने में अपना चेहरा देख रहा होता है क्योंकि उसे अपना खूबसूरत चेहरे की याद आ रही है। फ्रीरेन कहती है, तुम जितना चाहो आईने में अपनी शक्ल देख सकते हो और वैसे भी तुम्हारे सर के बाल वापस नहीं आने वाले हैं। जिसके बाद वो ईसेन और हाइटर से मिलते हैं। हाइटर बूढ़ा हो चुका है। ईसेन की भी उम्र बढ़ी है। वो कहता है, फ्रीरेन तुम अब भी 50 साल पहले की तरह लग रही हो। वो उसके सर पर हाथ फेरता है। फ्रीरेन कहती है, मेरे सर पर हाथ मत फेरो। रास्ते में उनका सामना खतरनाक प्राणी से होता है। वो उसका डटकर सामना करते हैं, जिसके बाद वो उल्कापिंड देखते हैं। फ्रीरेन ने अपना वादा पूरा किया है। वो बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। कुछ दिन के बाद की बुढ़ापे में मृत्यु हो जाती है। हर कोई उन चारों की इज्जत करता है। लोग आपस में बात करते हैं। फ्रीरेन के चेहरे पर कोई भावना नहीं है। उसे हीमेल के जाने का कोई दुख नहीं है। वो हीमेल की दोस्त थी। उसके अंदर तो दिल ही नहीं है। हाइटर, ईसेन और फ्रीरेन लोगों की बात को सुन रहे होते हैं। हाइटर और ईसेन कहते हैं, हमारे चेहरे पर भी दुख की कोई भावना नहीं है। जिसके बाद वो हीमेल को दफनाते हैं। हीमेल को याद करते हैं। फ्रीरेन को एहसास होता है कि 10 सालों में वो हीमेल को जान ही नहीं पाई। इंसान का जीवन काल बहुत कम होता है। वो रोने लगती है। हाइटर अपने काम पर जाता है क्योंकि अब हाइटर एक चर्च के लिए काम करता है। उसे अब भी मदिरा पसंद है।
फ्रीरेन कहती क्या तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता है? वो कहता है हमने मानव सभ्यता में शांति स्थापित की है और मृत्यु के बाद हम जरूर स्वर्ग में जाएंगे। अब फ्रीरेन इंसानों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहती है। वो इस शहर से जाने की तैयारी करती है। वो अपने आगे की यात्रा जारी रखती है। वो एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करती है। 20 वर्ष के बाद फ्रीरेन शहर में वापस आती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो कहती है क्या तुम हाइटर को जानती हो? वो कहती है हाँ। हाइटर अब बूढ़ा हो चुका है। लड़की उन्हें चाय देती है। फ्रीरेन बोलती है वो लड़की कौन है? हाइटर बताता है उसका नाम फर्न है। वो एक अनाथ है। वो बोलती है तुम हीमेल की तरह दयालु तो नहीं थे, तो तुमने उस लड़की की मदद क्यों की? वो कहता है युद्ध के बाद वो लड़की मुझे मिली थी। वैसे तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? फ्रीरेन कहते मुझे कुछ चीज़ें यहाँ से चाहिए और मैं इंसानों के बारे में जानना चाहती हूँ। और वैसे भी तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारे मरने से पहले मैं ये कर्ज उतारना चाहती हूँ। वो कहता है क्या तुम एक शिष्य अपने लिए चुन सकती हो? वो हैरान हो जाती है। वो बोलता है फर्न एक जादूगरनी बन सकती है। मेरे मरने के बाद तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि युद्ध के समय जादूगर मारे जाते हैं। मैं अपने दोस्त का कहना नहीं मान सकती हूँ, क्योंकि इससे फर्न की जान को खतरा है। हाइटर उसे एक किताब देता है जिसमें जादू के बारे में बताया गया है। फर्न पहली बार फ्रीरेन को जादू दिखाती है। फ्रीरेन पूछती है क्या तुम्हें जादू पसंद है? वो कहती है मुझे जादू कभी कभी पसंद आता है। फ्रीरेन कहती तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। अब फ्रीरेन हाइटर और फर्न के साथ रहती है। वो फर्न को मैजिक सिखा रही है। हाइटर को जो खाना पसंद नहीं आता है वो फ्रीरेन के प्लेट में डालता है। ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं। फर्न अब भी कुछ नया सीख रही है। फ्रीरेन अब भी नए मंत्र सीख रही है। फ्रीरेन हाइटर से बात कर रही होती है, लेकिन वो उससे कुछ बात नहीं करता है। जैसे ही वो पीछे देखती है हाइटर बेहोश हो चुका है। हाइटर अब बेड के ऊपर लेटा हुआ है, क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है। फ्रीरेन उसे घूर के देख रही होती है। वो कहता है तुम मुझे ऐसे मत घूरो। वो बोलता है मैंने तुमसे अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही झूठ कहा। मैंने तुम्हें ईविक और मेज की एक किताब दी थी। उसमें इमॉर्टल कैसे बनना है उसके बारे में लिखा है। तुमने 4 सालों तक उसे ट्रांसलेट किया। फ्रीरेन कहती है इमॉर्टल कभी नहीं बना जा सकता है। वो कहता है मैं जानता हूँ, मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैं बस इतना चाहता था कि तुम फर्न को मैजिक सिखाओ। कुछ समय बीत जाता है। वो फर्न को ट्रेनिंग करते हुए देखती है। फर्न के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। वो हाइटर के मरने से पहले मेज बनना चाहती है ताकि उन्हें उस पर गर्व हो। फर्न बताती है कि मिस्टर हाइटर ने मेरी जान बचाई थी जब मेरे होम टाउन में युद्ध हुआ। उस युद्ध में मैंने हमेशा के लिए अपने मम्मी पापा को खो दिया। मैं मरना चाहती थी, इसलिए एक दिन मैं सबसे ऊंची चट्टान के ऊपर जाकर खड़ी हो गई। मैंने आखिरी बार अपनी मम्मी पापा का दिया हुआ लॉकेट देखा। जैसे ही मैं कूदने वाली थी तभी हाइटर ने मुझे रोका। उन्होंने मुझे ज़िंदगी जीने का उद्देश्य समझाया। उस समय उन्होंने मुझसे कहा हमें अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करनी चाहिए, ये एक गलत फैसला होता है। क्योंकि बहुत समय पहले मेरा भी एक दोस्त था जिसे मैंने हमेशा के लिए खो दिया। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। मैं उसकी तरह नहीं था। मुझे दूसरों की मदद करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि मैं हमेशा से गलत था। मैं मरने से डरता हूँ, इसलिए अब से मैं मदिरा भी नहीं पीऊँगा। और मैंने अपने दोस्त से बहुत कुछ सीखा है। वो इस समय हीमल की बात कर रहा होता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन्हें कभी पछतावा ना हो कि उन्होंने मेरी जान बचाई है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फर्न मैजिक का यूज़ करके उस चट्टान को तोड़ने की कोशिश करती है। फ्रीरेन ने रिसर्च की है। वो कहती है हाइड्रा इस दुनिया में मॉडल नहीं बना जा सकता है और इंसान की मृत्यु निश्चित है। फ्रीरेन फर्न को ट्रेनिंग दे रही होती है। वो दोनों हाइड्रा के साथ समय बिताते हैं। फर्न मैजिक में बहुत अच्छी हो चुकी है। कुछ दिन के बाद हाइड्रा की मृत्यु हो जाती है। वो दोनों उसके कब्र के पास जाते हैं। अब फर्न फ्रीरेन के साथ ही रहकर जादू की प्रैक्टिस कर रही है। वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। वो एक खेत में काम कर रहे होते हैं। वो कद्दू को बैलगाड़ी में भर रहे होते हैं। उन्हें मदद के बदले मनी मिलता है। उन्होंने
धूल हटाने वाला मैजिक भी सीख लिया है। उन्होंने खट्टे अंगूर को मीठे अंगूर में बदलने का मैजिक भी सीख लिया है। फर्न कहती है, आप बहुत अजीब तरीके से मैजिक क्यों सिखाते हो? वो कहती है, ये मेरी आदत है। वो कहती है, आपको सच में मैजिक से प्यार है? फ्रीरेन कहती है, तुम्हें मैजिक से प्यार है। वो एक गांव में पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें एक लेडी मिलती है। वो कहती है, मैं आपको कोई मैजिक नहीं सिखा सकती हूँ क्योंकि मैं औषधि का व्यापार करती हूँ। वहाँ उन्हें हीमिल का स्टैचू भी मिलता है जो इस समय बहुत बुरे हालात में होता है। वो बताती है कि गाँव वालों ने अब इस स्टैचू का ध्यान नहीं रखा है और वो बिल्कुल भी मिस्टर हीमिल को नहीं भूल पाई है क्योंकि अतीत में उन्होंने मेरी जान बचाई थी जब हमारे गाँव पर एक मॉन्स्टर ने हमला किया था। सिर्फ वही थे जिन्होंने हमारी जान बचाई। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं मिस्टर हीमिल का स्टैचू इन हालात में देखती हूँ। फ्रीरेन कहती है, इसमें हीमिल की ही गलती है। अतीत में जब हीमिल का स्टैचू बन रहा था तब वो बार बार अपना पोज बदल रहा था। उसको 18 घंटे से ज़्यादा का समय लग रहा था। वो कहती है, डीमन किंग को हराने वाले ग्रुप में एक मेज भी थी। फ्रीरेन कहती है, वो मेज मैं थी। वो दोनों मैजिक का यूज़ करके हीमिल का स्टैचू की धूल साफ कर देते हैं। वो उन्हें अपने घर लेकर आती है। वो बताती है, ये फ्लावर अब हमारे गांव में नहीं मिलता है, आपको ये कहीं और मिलेगा। वो उस फ्लावर की खोज करते हैं। फ्लावर खोजते खोजते उन्हें कुछ समय बीत जाता है। फर्न कहती है, क्या आप ये सब मिस्टर हीमिल के लिए कर रहे हो? फ्रीरेन कहती है, नहीं, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। वो जंगल में उस फ्लावर को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वहाँ उन्हें कुछ जानवर मिलते हैं। वो उनकी मदद करते हैं। उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई है। एक दिन फर्न फ्रीरेन को अजीब तरीके से सोता हुआ देखती है। फर्न निराश हो चुकी है क्योंकि फ्रीरेन हर समय उस फ्लावर को ढूंढ रही है जो उन्हें इस जंगल में नहीं मिल रहा है। फर्न लेडी के पास जाती है। वो कहते हैं, क्या तुम्हें ब्लू मून वीट फ्लावर मिला? फर्न कहती है, नहीं, मुझे लगता है अगर वो उस फ्लावर को नहीं ढूंढ पाई तो वो हमेशा उस फ्लावर को ढूंढती ही रहेगी। सच कहूँ तो वो बहुत अच्छी है। वो एक मेज है जो अपने मैजिक से लोगों की मदद करती है। वो उसे एक पाउच देकर कहती है, तुम्हें अपनी फीलिंग्स उन्हें बतानी होगी। फर्न फ्रीरेन को पाउच देती है जिसमें कुछ बीज रखे रहते हैं। फ्रीरेन कहती है, हमारा मिशन बहुत जल्द पूरा होने वाला है। वो फर्न को कुछ कहने से रोकती है। तभी एक चूहा उनका पाउच लेकर जंगल के अंदर भाग जाता है। वो उसका पीछा करते हैं। उन्हें ब्लू मून वीट का फ्लावर मिल चुका है। फर्न कहती है, आप मंत्र क्यों इकट्ठा कर रहे हो? फ्रीरेन कहती है, क्योंकि ये मेरी आदत है। वो बोलती, मुझे विश्वास नहीं होता है। वो कहती है, बहुत समय पहले हमारा ग्रुप एक सुनसान जगह में पहुंचा था। वहाँ मैंने मैजिक से उस वीरान जगह में फ्लावर उगाए। हाइटर और ईसेन बहुत ज़्यादा खुश थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। हीमिल ने फ्लावर का क्राउन बनाकर मुझे पहनाया। उसी ने मुझे मंत्रों को इकट्ठा करने के लिए कहा था। वो एक पेटल को छूद कर कहती है, चूहे अपने दुश्मनों से खाना छुपाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखते हैं और वो उस स्थान को कभी नहीं भूलते हैं। और उस समय हीमिल ने मुझसे कहा था कि मेरे होम टाउन में ब्लू मून वीट का फ्लावर मिलता है जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझसे ज़्यादा खूबसूरत वो फ्लावर नहीं है। वो जाने लगती है। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि वो मुझे ब्लू मून वीट फ्लावर दिखाए। वो हवा में उड़ती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वहाँ बहुत सारे फ्लावर होंगे। फर्न भी फ्रीरेन के पास जाती है। वो भी बहुत सारे फ्लावर वहाँ देखती है। वो पूछती है कि आपको सच में मैजिक पसंद है? वो कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मैजिक सीखना चाहती हो। अब फर्न अपनी ज़िंदगी जीने का उद्देश्य समझ चुकी है कि उसे हर कीमत में मैजिक सीखना ही होगा क्योंकि वो मैजिक से प्यार करती है। जिसके बाद वो ब्लू मून वीट के फ्लावर का क्राउन बनाकर हीमिल को पहनाते हैं। फ्रीरेन उस क्राउन में मैजिक करती है ताकि वो क्राउन कभी खराब ना हो। हीमिल की मृत्यु के 27 साल बाद वो दोनों सेंट्रल लैंड के एक शहर में जाते हैं। फर्न और फ्रीरेन की उम्र भी बड़ी है। फर्न अब लंबी हो चुकी है। फ्रीरेन बोलती है, फर्न, मैंने ये सींग तुम्हारे लिए ख़रीदा है और मैंने एक किताब भी तुम्हारे लिए ख़रीदा है जिसमें जादू के बारे में बताया गया है। वो एक्सेसरी की दुकान में भी जाती है। फर्न को फ्रीरेन का व्यवहार बहुत अलग लग रहा होता है, इसलिए वो उसका हर जगह पीछा करने लगती है। वो एक दुकान के अंदर जाकर पूछती है, क्या इस दुकान में मिठाई मिलती है?
फर्न छुपकर उन्हें देख रही होती है क्योंकि उसे लगता है शायद वो लोग गुंडे हैं, क्योंकि उनका पहनावा और शक्ल बहुत डरावनी होती है। वो कहते हैं यहाँ आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन हम एक ऐसी जगह जानते हैं जहाँ आपको अपना मनपसंद चीज़ ज़रूर मिलेगा। फ्रीरेन उनके पास जाती है, वो उसे कुछ बताते हैं। फर्न को फ्रीरेन की फिक्र हो रही होती है, वो वहाँ से चले जाती है। फर्न अब भी फ्रीरेन का पीछा कर रही है, वो इनमें वापस आ चुकी है। वो कहती है तुमने आने में बहुत देर कर दी है। वो उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि वो उसका पीछा कर रही थी। उसे पता लगता है कि फ्रीरेन ने सच्चे मन से उसे अपना शिष्य मान लिया है। फर्न वही डिश ऑर्डर करती है जो पास्ट में उन चारों ने एक साथ खाया था। वो उसे तोहफा देती है जो उसने एक्सेसरी की दुकान से खरीदा था। फर्न बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि फ्रीरेन को उसका जन्मदिन याद था। वो उसे तोहफा देने की कोशिश कर रही है और उसने उसे जानने की भी कोशिश की है। वो अपने आगे का सफ़र जारी रखते हैं। फ्रीरेन का सिर्फ एक ही मकसद है, वो अब मंत्रों को इकट्ठा करना चाहती है। वो हीमेल जो कि एक हीरो है उसके स्टैचू के पास पहुंचते हैं। फ्रीरेन खुश है क्योंकि फर्न उससे लंबी हो चुकी है। फ्रीरेन उन जगहों में जाने का फैसला करती है जहां वो हीमेल, हाइटर और ईसेन के साथ गई थी। वो दोनों सेंट्रल लैंड के एक जंगल में पहुंचते हैं। वो जंगल बर्बाद हो चुका है। फ्रीरेन फर्न को मैजिक सिखा रही होती है। वो एक ऐसा मंत्र बनाती है जिसमें दुश्मन से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार होता है। वो एक गांव में पहुंचते हैं। कुछ गांव वालों ने देखकर समझ जाते हैं कि वो फ्रीरेन है। वो पूछती है आप मेरे बारे में कैसे जानते हो। वो कहते हैं आपने एक मॉन्स्टर को यहाँ कैद किया हुआ है, वो सील बहुत जल्द टूटने वाली है। वो कहती है इस बारे में आपको कैसे पता है। वो कहते हैं क्योंकि 30 साल पहले मिस्टर हीमेल हर साल यहाँ आया करते थे ताकि वो सील टूटे ना, और उन्होंने ही हमें सील के बारे में बताया था। वो ये जानकर हैरान है कि हीमेल ने मरने तक हर साल सील की जांच की। फ्रीरेन ने भ्रष्टाचार के दानव को यहाँ सील किया था और अब जल्द ही ये सील टूटने वाली है, इसलिए उसे दानव को मारना ही होगा। फ्रीरेन बताती है कि उसने एक मंत्र का आविष्कार किया है जो शरीर पर हमला करने के लिए है और वो सुरक्षा कवच को भी पार कर सकता है। अगले दिन सील टूट चुकी है। भ्रष्टाचार का दानव आज़ाद हो चुका है। वो कहता है फ्रीरेन मुझे सोए हुए कितने साल हो गए हैं और हमारे डीमन किंग कहाँ है। वो कहती है हमने उसे मार दिया है, उसका नाम काल है। वो कहता है मैं डीमन किंग का बदला तुमसे ज़रूर लेकर रहूँगा। वो उनसे लड़ाई करता है। उसने सुरक्षा कवच बना लिया है। वो बताती है जब तुम्हें यहाँ सील कर दिया गया था 80 सालों में बहुत कुछ बदला है। जादूगरों ने तुम्हारे जादू के बारे में जानने की कोशिश की। इन सालों में जादूगरों ने वो जादू भी सीख लिया है जो तुम यूज़ करते हो और उन्होंने एक ऐसे सुरक्षा कवच का आविष्कार किया है। अब तुम्हारा मैजिक हर कोई यूज़ करता है। काल कहता है अच्छा ये बात है, तो मैं आखिरी बार तुमसे लड़ाई करना चाहता हूँ। वो अपनी पूरी शक्ति से उससे लड़ाई करता है। वो उन्हें हरा देते हैं। गांव वाले उनका शुक्रिया करते हैं क्योंकि उन्होंने काल को हरा दिया है। वो उसे टोपी देते हैं ताकि सूर्य की रोशनी से वो बच सके। फ्रीरेन को याद आता है कि वो तो इस टोपी को जानती है। बूढ़ा आदमी कहता है हर किसान ये टोपी पहनता है। फर्न को याद आ चुका है कि 80 साल पहले वो एक लड़के से यहाँ मिली थी। वो लड़का वही बूढ़ा आदमी है जो उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। वो हीमल को भी चिढ़ाता था। हीमल चिढ़ जाता था। वो खुश है क्योंकि वो बच्चा अब भी जिंदा है। फर्न और फ्रीरेन अपने आगे का सफ़र जारी रखते हैं। फर्न कहती है मिस्टर हीमेल आप पर विश्वास करते थे कि आप काल को हरा दोगी। वो कहती है हाँ। हीमेल की मृत्यु के 28 साल बाद वो सेंट्रल लैंड के एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। वो गांव समुद्र के किनारे बना हुआ है। वो चाहते हैं फ्रीरेन और फर्न उस बीच को साफ करे क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि नया साल आने वाला है और ठीक नए साल के दिन उगता हुआ सूर्य बहुत खूबसूरत लगता है। इस काम के बदले उन्हें एक मशहूर जादूगर की किताब भी देते हैं। वो इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहती है मुझे तो ये किताब नकली लग रही है। अगर आप ये जानते थे तो आपने इस काम को करने के लिए क्यों तैयार हुए। फ्रीरेन कहती है मैं इस काम को अपने लिए करना चाहती थी।
ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। वो पानी के अंदर का कूड़ा बाहर निकालते हैं और उसे जलाते भी है। फर्न गांव वालों से बात करती है। वो कहते हैं इस साल बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है। फर्न इनके अंदर जाती है। वहाँ फ्रीरेन सो रही होती है। वो जब से फ्रीरेन के साथ रह रही है वो उसे उठाती है, वो उसके बाल भी बनाती है और उसके लिए खाना भी बनाती है। हर दिन उसका यही काम है। वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके हैं। फ्रीरेन को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। फर्न कहती है आप बहुत अलग हो। मैं हर सुबह आपको उठाती हूँ, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ और आपको खाना भी खिलाती हूँ, मैं आपको तैयार भी करती हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं आपकी मम्मा हूँ। फ्रीरेन कहती है मैं ये काम खुद कर सकती हूँ। फर्न कहती है आप तो शाम तक सोते हो। वो कहती है ये बात तो सच है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। वो पानी के अंदर जमा कूड़ा बाहर निकाल रही होती है। फर्न बोलती है आपने उन तीनों के साथ अपनी यात्रा कैसे जारी रखी, क्योंकि अब तो मैं आपकी मदद करती हूँ, लेकिन उस समय आपकी मदद कौन करता था, क्योंकि उन्होंने आपको बर्दाश्त किया होगा। वो कहते हैं हाइटर मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करता था क्योंकि मैं हर समय सोती थी। उन्होंने बीच के अंदर जमा कूड़ा बाहर निकाल दिया है। अब उनका काम पूरा हो चुका है। वो आग जला रहे होते हैं। फ्रीरेन को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और अब उसे गर्मी लग रही है। वो उन्हें खाना भी देते हैं। वो कहते हैं कल नया साल है, आपको बीच के किनारे आना होगा क्योंकि वो दृश्य बहुत खूबसूरत लगेगा। वो एक जहाज को पानी के अंदर से बाहर निकालते हैं। जब वो एक जहाज की सफाई कर रहे होते हैं वहाँ उन्हें डाकू के सरदार का कंकाल भी मिलता है। उन्हें वहाँ एक बक्सा भी मिलता है जिसके अंदर का सामान खराब हो चुका है। वो अपने मैजिक से उसे जला देते हैं। रात को फर्न सो रही होती है। फ्रीरेन किताब पढ़ रही होती है। वो सोचने लगती है कि पास्ट में हीमेल ने उससे पूछा था कि वो नए साल के दिन यहाँ क्यों नहीं आना चाहती है। हाइटर बेड के ऊपर लेटा हुआ है। वो रो रहा है क्योंकि वो इस दिन कुछ कमीशन चाहता था। वो कहती है मुझे समझ नहीं आता कि लोग नए साल के दिन इतना खुश क्यों होते हैं और उन्हें उगते हुए सूर्य को देखकर अच्छा क्यों लगता है। क्या उन्हें उसे देखकर सच में मज़ा आता है। अगले दिन वो सो रही होती है। फर्न उसे उठाती है। वो फर्न को थैंक यू कहती है। इसके बाद वो दोनों उगते हुए सूर्य को देख रहे होते हैं। उन्हें वो दृश्य बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। फ्रीरेन जान चुकी है कि लोगों को उगते हुए सूर्य इतना खूबसूरत क्यों लगता है। वो याद करते हैं कि पास्ट में वो ईसेन के पूर्वजों के कब्र के पास जाते हैं, प्रार्थना करता है। वो कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो। वो बताता है कि इससे मरे हुए लोगों की आत्मा को शांति मिलती है। हीमेल कहता है मुझे नहीं लगता। हाइडर कहता है शायद तुम सही हो, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे प्रार्थना करने से उनकी आत्मा को शांति ज़रूर मिलेगी और उन्हें अगला जन्म भी जल्द ही मिलेगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि उनकी आत्मा स्वर्ग में जाए। वो तीनों प्रार्थना करते हैं। समय बीतता है जिसके बाद हम ईसेन को उस कब्र के पास देखते हैं जहाँ उसके पूर्वज दफन है। फ्रीरेन और फर्न ने ईसेन को ढूंढ लिया है। हीमेल की मृत्यु के 30 साल बाद वो ईसेन से मिलते हैं। फ्रीरेन कहती है ईसेन क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। ईसेन कहता है मैंने सुना है तुमने हाइटर से भी ऐसे ही कहा था और वैसे भी मैं इतनी जल्दी मरने नहीं वाला हूँ क्योंकि अभी तो मैं जवान हूँ। वो कहती है तुम्हें कैसे पता लगा। कहता है हम दोनों एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे और उसी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। उन्हें एक ऐसी जगह मिली जाता है जहाँ उनकी पुरानी यादें होती है। फर्न ईसेन के कान में कहती है क्या फ्रीरेन इस जगह के बारे में जानती है। फ्रीरेन कहती है मैं इस जगह के बारे में जानती हूँ क्योंकि मैं बहुत लंबे समय तक यहाँ पर रही थी। ईसेन कुछ ढूंढ रहा होता है। फ्रीरेन कहती है तुम क्या ढूंढ रहे हो। वो कहता है मैं मशहूर जादूगर के फ्लेम के नोट्स ढूंढ रहा हूँ। वो कहती है क्या तुम नहीं जानते कि फ्लेम के नोट्स झूठ भी हो सकते हैं। वो बताता है कि हाइटर ने मुझे बताया था कि ये नोट्स मुझे वॉल बेसिन एक जगह है वहाँ पर मिलेंगे। फ्रीरेन तुम इस बारे में जानती होगी। वो कहती है हमें सबसे पहले इस जगह से
शुरुआत करनी होगी। फर्न कहती है आप बहुत लंबे समय से जी रहे हो, आप जरूर इस बारे में कुछ जानते होंगे। फ्रीरेन कहती है हाँ मैं इस बारे में जानती हूँ। ईसेन कहता है फ्रीरेन तुम कब से दूसरे लोगों का कहाँ मानने लग गई हो। वो कहती है फर्न जब भी गुस्सा होती है वो बहुत ज़्यादा डरावने लगती है। जिसके बाद वो फ्लेम की खोज करते हैं। रात को वो सभी अंगूर खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, वो वहीं पर आराम करते हैं। फर्न भी फ्लेम को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। फर्न उन्हें एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहती है शायद हमें फ्लेम के नोट्स वहीं मिलेंगे। वो उस जगह में जाते हैं। वो कहता है मुझे तुम्हारे लिए और हीमेल के लिए दुख है क्योंकि 30 साल पहले तुम हीमेल को जान ही नहीं पाई थी। तुम उस समय बहुत ज़्यादा दुखी थे और ऐसी मान्यता है कि उस मशहूर जादूगर के फ्लेम के नोट्स से हम किसी भी मरे हुए इंसान से बात कर सकते हैं। वो कहती है ये एक फेरी टेल है। ईसेन कहता है जादू भी तो एक फेरी टेल है और वैसे भी क्या तुम हीमेल और हाइटर से बात नहीं करना चाहती हो। वो उस जगह में पहुंचते हैं। वो पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। फ्रीरेन उन्हें बताती है कि ये पेड़ 1000 साल पुराना है क्योंकि ये सब मैंने अपनी आँखों से देखा था। मेरे मास्टर जो कि एक इंसान थे उन्होंने इस पेड़ को ज़मीन के अंदर लगाया था। उस समय मैंने उनसे कहा था कि आप तो एक इंसान हो और 1000 साल के बाद आप इस पेड़ को नहीं देख पाओगे। उस समय उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक एल्फ हो, तुम 1000 साल तक जी सकती हो और तुम्हें इंसानों को जानने की ज़रूरत है। वो मशहूर जादूगरनी फ्रीरेन की मास्टर है और फ्लेम ज़रूर इसमें तुम्हारी मदद करेगा। फ्रीरेन ने वो जगह ढूंढ ली है जहाँ फ्लेम से जुड़ी एक किताब रखी हुई है। असलियत में 1000 साल पहले फ्रीरेन की भी एक मास्टर थी। वो मास्टर एक इंसान थी। वो सब हैरान है क्योंकि ये असली किताब है। वो पढ़ती है कि उसके मास्टर ने वो जगह ढूंढ ली थी जहाँ ऐसी मान्यता है कि मरने के बाद इंसान की आत्मा उस जगह में जाती है। वो जगह स्वर्ग से कम नहीं है। वहाँ अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। फर्न कहती है क्या ये सच हो सकता है। वो कहती है मेरी मास्टर गैर जिम्मेदार थी। फर्न कहती है ये जगह कौन सी है। फ्रीरेन कहती है इस किताब में लिखा हुआ है कि नॉर्थ कॉन्टिनेंट के एंड में हमें वो जगह मिलेगी क्योंकि वहाँ डीमन किंग का कैसल है। जिसके बाद वो अपनी यात्रा जारी रखते हैं। फ्रीरेन इस यात्रा में सो रही है। वो नॉर्थ कॉन्टिनेंट के एंड में जा रहे हैं जहाँ डीमन किंग का कैसल है। फर्न क्या वो एक अच्छी मास्टर है। फर्न कहती मुझे नहीं पता लेकिन उन्होंने मेरे सामने भ्रष्टाचार के दानव को हराया है और उन्होंने लोगों की मदद भी की है और सबसे ज़रूरी बात उन्होंने मुझे अपना शिष्य माना है। उन्होंने हाइटर से अपना किया हुआ वादा पूरा किया है। वो बहुत अजीब है। उन्होंने मुझे जन्मदिन का तोहफा भी दिया है। शुरुआत में मुझे लगा वो मुझे पसंद नहीं करती है लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ कि वो दिखाना नहीं चाहती है कि वो इंसानों की कितनी फिक्र करती है। ईसेन को याद आता है कि अतीत में जाने से पहले फ्रीरेन ने उनसे कहा था कि वो जादू के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहती है। इसके लिए उसे अकेले ही इस यात्रा को पूरा करना होगा। उस समय ईसेन ने उससे पूछा था कि क्या तुम अपना कोई शिष्य नहीं बनाओगी जो तुमसे बात करे और तुम्हें समझे भी। उस समय फ्रीरेन ने कहा कि शिष्य बनाना समय बर्बाद करने के बराबर है और वैसे भी अगर मैं अपने शिष्य को जादू सिखाऊंगी भी तब मेरे मरने से पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या फ़ायदा उन्हें सिखाने का। ईसेन कहता है ऐसा नहीं है। फ्रीरेन कहती है इंसानों की उम्र बहुत कम होती है। मुझे पता है हाइटर और हीमेल 100 साल तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आएगी। इन 100 सालों में मैंने बहुत सारे लोगों को मरता हुआ देखा है। तुम्हें एक दिन ज़रूर मेरी बात समझ में आएगी। वो और हीमेल खुश है। ईसेन उनके साथ जाने के लिए मना करता है क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका है। उन्हें अकेले ही डीमन किंग के कैसल में जाना होगा। वो कहता है तुम दोनों को डीमन किंग के कैसल में पहुंचने में 10 साल का समय लगेगा। इसके बाद हम देखते हैं। आपको याद होगा कहानी की शुरुआत में इस ग्रुप ने डीमन किंग को हराया था। उन्हें 10 सालों का समय लगा था और इस समय भी उन्हें 10 सालों का समय लगेगा। हाइटर ने फर्न से कहा था कि उसे फ्रीरेन को फॉलो करना है। फ्रीरेन
जानती है कि डीमन किंग के कैसल तक पहुंचने में उन्हें 10 साल का समय लगेगा। फर्न एक इंसान है, इसलिए वो नहीं चाहती कि फर्न इस यात्रा में शामिल हो, लेकिन फर्न फ्रीरेन को फॉलो करना चाहती है। वो एक गांव में पहुंचते हैं। उन्हें लोगों से पता लगता है कि उन्होंने यहाँ मरे हुए रिश्तेदारों को देखा है। अब वो भूत बन चुके हैं और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि उन्होंने भूतों से बात की है। फ्रीरेन बताती है, फर्न जादू की मदद से हम मरे हुए लोगों की लाश, कंकाल या ज़ॉम्बीज़ को अपने वश में कर सकते हैं। हम दूसरे शब्दों में उन्हें मॉन्स्टर कह सकते हैं। फ्रीरेन यहाँ से जाना चाहती है, लेकिन फर्न गाँव वालों की मदद करना चाहती है। वो कहती है, तुम बिल्कुल ही ईमेल की तरह हो। वो उस जगह में पहुँचते हैं जहाँ से कुछ लोग गायब हुए हैं। उन्हें एहसास होता है कि यहाँ किसी ने इल्यूजन वाला मैजिक किया है। फ्रीरेन को एक मॉन्स्टर पर शक है जो मायावी जादू का इस्तेमाल कर सकता है। ये जादू आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है। वो उन लोगों के भूतों को चुनता है जिनसे लोग प्यार करते हैं। योद्धा उन भूतों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। रात हो जाती है। उन्हें जंगल में हाइटर का भूत दिखाई देता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, फर्न, आखिर तुम जादूगरनी बन ही गई। वो हैरान हो जाती है। वो कहता है, तुम एक अच्छी लड़की हो। मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया था। मैं जानता हूँ तुम्हें जादू पसंद है। वो जानते हैं कि वो मॉन्स्टर है। वो इस समय भ्रम पैदा कर रहा है। जैसे ही फ्रीरेन मैजिक का यूज़ करने वाली होती है, तभी हीमेल उसके सामने आता है। वो जानती है कि ये हीमेल का असली भूत नहीं है। वो कहती है, मुझे लगा इस बार मेरी मास्टर मेरे सामने आएगी। मुझे नहीं पता था कि हीमेल मेरे सामने आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बदल चुकी हूँ। वो कहता है, मुझे मारो। वो फ्रीरेन को अपने आप को मारने के लिए इसलिए कह रहा होता है ताकि वो अपने असली रूप में आ सके। फ्रीरेन उसे मारती है। हाइटर के ऊपर एक मॉन्स्टर बैठा होता है जो लोगों में भ्रम पैदा करता है। वो उसे मारते हैं। रास्ते में उन्हें एक ड्रैगन दिखाई देता है जो सो रहा होता है। उसके पास खजाना है। उस खजाने में एक किताब है जिसका नाम ग्रीमयोर है। फर्न उस घोंसले पर हमला करती है। ड्रैगन जाग चुका है। फ्रीरेन भाग जाती है। फर्न के पीछे वो ड्रैगन होता है। फर्न भी भागती है। वो मरने से बहुत ज़्यादा डरती है। वो अब एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके हैं। फ्रीरेन कहती है, हमें ड्रैगन को हराने में एक योद्धा की ज़रूरत पड़ेगी। ईसेन ने उससे कहा था कि इस यात्रा में तुम्हें मेरे एक शिष्य की ज़रूरत पड़ेगी। वो उसका नाम और पता बताता है। वो उस योद्धा को ढूंढ रहे हैं। उन्हें वो मिल चुका है जो ड्रैगन को मार सकता है। वो उसे अपने माथे का निशान दिखाकर कहता है, ये निशान मुझे उस ड्रैगन ने दिया। फ्रीरेन कहती है, क्या तुम वही योद्धा हो जिसके बारे में ईसेन ने हमें बताया था? वो कहता है, मेरे मास्टर ने आपको यहाँ भेजा है। और आप कौन हो? वो कहती है, मैं एक मेज हूँ। मेरा नाम फ्रीरेन है। वो अकेले में बात करते हैं। वो कहता है, मैं अपने मास्टर ईसेन से बिना कुछ कहे ही चले गया था। वो कहती है, मुझे एक किताब चाहिए जो उस ड्रैगन के घोंसले में है। सच कहूँ तो ये मेरी एक आदत बन चुकी है। वो याद करती है अतीत में वो अपने जादू से सबको खुश किया करती थी। वो सब साथ में बहुत खुश थे। वो कहती है, मैं बेवकूफ़ हूँ क्योंकि मैं मंत्रों को इकट्ठा किया करती थी। वो कहता है, आप बहुत अजीब हो। वो कहती है, हाँ। फ्रीरेन कहती है, तुम्हें युद्ध का कितना एक्सपीरियंस है? वो कहता है, आज से पहले मैंने किसी से भी युद्ध नहीं किया क्योंकि मैं मरने से डरता हूँ। कुछ समय पहले एक ड्रैगन ने हमारे गांव पर हमला किया। मैं उसके सामने था। उसने मुझे नुकसान नहीं पहुँचाया। वो वहाँ से चले गया। गांव वालों को लगा कि ड्रैगन मुझे देखकर डर के भाग गया। वो मुझसे बहुत खुश थे। उन्होंने मुझे मुफ्त का खाना भी दिया और उन्होंने मुझे अपना हीरो माना। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात हो चुकी है। वो अब भी वहाँ है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। गाँव वाले उस योद्धा से प्यार करते हैं। वो इनमें जा रहे हैं। फ्रीरेन को याद आता है कि ईसेन ने उस योद्धा के बारे में उसे बताया था कि बहुत समय पहले एक मॉन्स्टर ने उनके गांव पर हमला किया था। वो बिल्कुल मेरी तरह है। मैंने उससे युद्ध कला भी सिखाई है। वो इस यात्रा में तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। वो एक अच्छा योद्धा है। वो इस समय युद्ध का अभ्यास कर रहा है। फर्न वहाँ आती है। फर्न को यकीन नहीं है कि वो
उसका इस काम में मदद कर सकता है। वो बोलता है मेरा नाम स्टार्क है, मैं जानता हूँ मेरा यहाँ रहने से गांव वाले अपने आप को ड्रैगन के हमले से सुरक्षित समझते हैं, लेकिन असलियत में मैं ड्रैगन से बहुत ज़्यादा डरता हूँ। फर्न बताती है कि जब मैंने पहली बार एक मॉन्स्टर के साथ युद्ध किया था, उस समय मेरी मास्टर फ्रीरेन मेरे साथ नहीं थी। उस समय मुझे वो मॉन्स्टर बहुत डरावना लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। फिर मैंने कई साल तक जो मैजिक की प्रैक्टिस की थी वो मेरे काम आई, मैंने उस मॉन्स्टर को हरा दिया। मैं जानती हूँ तुम कायर हो, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम गाँव वालों की रक्षा ड्रैगन के हमले से ज़रूर करोगे। अगले दिन फ्रीरेन और फर्न स्टार्क से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता है। रास्ते में उनकी मुलाकात स्टार्क से होती है। स्टार्क बोलता है फ्रीरेन, क्या आप एक वादा मुझसे कर सकते हो? अगर मैं ड्रैगन से युद्ध करते समय मारा गया तब आपको ड्रैगन को मारना होगा। फ्रीरेन कहती है मैं तुमसे वादा करती हूँ। वो पूछती है तुम गांव वालों से दूर क्यों जाना चाहते हो? स्टार्क बताता है मैं इस गांव में 3 साल से रह रहा हूँ। ड्रैगन अपने खजाने की रक्षा कर रहा होता है, वो तीनों से दूर से देख रहे होते हैं। फ्रीरेन कहती है स्टार्क तुम काँप रहे हो। वो कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूँ और आपको मुझ पर हंसने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है तुम बिल्कुल ईसेन की तरह हो। वो उन्हें बताती है अतीत में जब भी हमारा सामना एक मॉन्स्टर से होता था तब ईसेन फिर मॉन्स्टर को देखकर डरकर कांपने लगता था। ड्रैगन ने स्टार्क को देख लिया है। ड्रैगन आग उगलता है, स्टार्क उसका डटकर सामना करता है। फ्रीरेन बोलती है ड्रैगन बहुत अक्लमंद प्राणी है, वो कभी भी अपने से ज़्यादा शक्तिशाली प्राणी से युद्ध नहीं करना चाहेगा। ईसेन ने अतीत में स्टार्क को इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वो कमज़ोर था। ईसेन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उससे निराश थे, क्योंकि वो युद्ध से भागना चाहता था और ईसेन को हमेशा इस बात का दुख था कि उन्होंने स्टार्क को मारा था। वो उस समय स्टार्क से डर गया था और उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका शिष्य स्टार्क एक महान योद्धा बन सकता है। वो ड्रैगन पर बार बार हमला कर रहा होता है। स्टार्क उन्हें जादू का यूज़ करने के लिए कहता है, लेकिन फ्रीरेन जादू करने से फर्न को रोकती है। स्टार्क बोलता है आपने ही तो मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, और बूढ़ी औरत आप बिल्कुल मेरे मास्टर की तरह हो। फ्रीरेन बोलती है ड्रैगन मर चुका है और तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुम्हें बूढ़ी औरत कहाँ से लग रही हूँ? स्टार्क को विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने ड्रैगन को मार दिया है। फ्रीरेन उसकी तारीफ करती है। फ्रीरेन खुशी में ड्रैगन के खजाने के पास जाती है। फर्न कहती है हम ये सब अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। स्टार्क खुश है। वो पूछता है आपको ये अजीब चीज़ें पसंद क्यों आती है? और मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि 10 साल की यात्रा में शुरुआत में वो बहुत ज़्यादा बोर हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इस यात्रा में बहुत मज़ा आया था। जिसके बाद हम देखते हैं अतीत में ईसेन बहुत ज़्यादा बोर हुआ था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसे इस यात्रा में मज़ा आने लगा था। वो नहीं जानते थे कि इस यात्रा में वो जिंदा रह पाएंगे या फिर नहीं। फर्न, हाइटर और हीमेल इस यात्रा में खुश थे। वो इस गाँव से जा रहे हैं। स्टार्क भी उनके साथ जा रहा है। गाँव वाले उन्हें खाना देते हैं। फ्रीरेन के पास अब ग्रीमर है। वो बोलती है स्टार्क अगर तुम ईसेन के पास जाना चाहते हो तो जा सकते हो। वो कहते हैं मास्टर ने मुझे आपके साथ जाने के लिए कहा है। कुछ दिन के बाद वो एक शहर में पहुंचते हैं। इस जगह मॉन्स्टर का बहुत ज़्यादा आतंक है, इसलिए उन्हें चेक पॉइंट पर ही रोक दिया जाता है। इस मुख्य दरवाजे को खुलने में 2 साल का समय लगेगा। फ्रीरेन यहाँ रहकर जादू से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना चाहती है। वो अकेले ही मैजिक शॉप में जाने लगती है। स्टार्क पूछता है फर्न क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? वो उसे घूरने लगती है। वो बोलता है मैं अकेले ही खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। वो 2 लोगों को बात करता हुआ सुनती है कि समुद्र के रास्ते को बंद कर दिया गया है और चेक पॉइंट को भी खुलने में 2 साल का समय लगेगा। स्टार्क एक आइसक्रीम को देखकर याद करता है अतीत में जब वो अपने मास्टर के साथ यहाँ आया था। उस समय उसे वो खाना बहुत पसंद आया था। दुकानदार उन्हें जानता है। वो कहता है तुम एक अच्छे शिष्य हो। फ्रीरेन वहाँ आती है। स्टार्क बोलता है मैंने ये खाना अपने मनी से खरीदा है। वो खाने का ऑर्डर देती है। वो बोलता है क्या तुम अब भी गुस्सा हो? फर्न कहती है शायद। हम यहाँ 2 साल तक रहेंगे और मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहती हूँ। जिसके बाद वो मार्केट में घूमते हैं। वो ब्लैक मार्केट में और कुछ लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं। वो कहती है ये जगह बहुत खतरनाक है। स्टार्क बोलता है मैं ताकतवर हूँ और कभी कभी तो मैं चोर भी बन जाया करता था। वो एक लड़के को डरा कर यहाँ से जाने का पता पूछता है। वो उसे डरते हुए
एक पता बताता है, जिसके बाद वो कुछ लोगों से मिलता है। यहाँ से कैसे निकला जाए वो इसकी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं मिलती है। वो बताता है, फर्न, मैं अपने मास्टर के साथ यहाँ आया था। उस समय उन्होंने मुझे बताया था कि उनके ग्रुप ने 10 साल की कठिन यात्रा के बाद डीमन किंग को मारा था, और उन्हीं की तरह मैं भी इस यात्रा में शामिल होना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी यात्रा से जुड़ी कहानी उन्हें सुना सकूं। फ्रीरेन ने किताब ढूंढ ली है। फर्न और स्टार्क फ्रीरेन से मिलते हैं। वो उन्हें चुप रहने का इशारा करती है क्योंकि उसका पीछा कोई कर रहा है। वो कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? फ्रीरेन बताती है, मैं तो जादू की दुकान में गई थी। तभी वो उनके सामने आता है। वो माफ़ी मांगता है क्योंकि वो जान चुका है फ्रीरेन उस ग्रुप में शामिल थी जिसने डीमन किंग को मारा था। वो फ्रीरेन से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मैं शहर का कांस्टेलन हूँ। अगर आप चाहो तब हम शहर का मुख्य दरवाज़ा आपके लिए खोल देंगे। फ्रीरेन के हाथ से बुक नीचे गिरती है, जिसके बाद लोग जान चुके हैं जिस ग्रुप ने डीमन किंग को हराया था उस ग्रुप में एक मेज थी जिसका नाम फ्रीरेन है। वो उनके शहर आई हुई है। वो उनका स्वागत करते हैं क्योंकि उस ग्रुप ने मानव सभ्यता में शांति स्थापित की थी। हर कोई खुश है। पास्ट में फ्रीरेन के पास ग्रिमोर की किताब थी, लेकिन वो नकली थी। फ्रीरेन नींद से जाग चुकी है। वो दोनों खाना बना रहे होते हैं। फर्न कहती है, हमें फ्रीरेन को खुश रखना होगा। जिसके बाद स्टार्क फ्रीरेन के कंधों पर मसाज कर रहा होता है, जबकि फर्न फ्रीरेन को खाना खिला रही होती है। स्टार्क मन में सोचता है, आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। इसके बाद वो अपने आगे का सफ़र जारी रखते हैं। रास्ते में उन्हें सड़क के ऊपर बहुत सारे पत्थर दिखाई देते हैं। फ्रीरेन और फर्न जादू से उस पत्थर को हटा रहे होते हैं। स्टार्क बोलता है, आप इस बैलगाड़ी को एक जगह से दूसरी तरफ रख सकते हो। वो बोलती है, अगर हमने ऐसा किया तब लोग हमें स्वार्थी समझेंगे, इसलिए हम इस पत्थर को इस सड़क से हटा रहे हैं। स्टार्क फर्न से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है, तुम हमारा समय बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। वो बोलता है, हम 10 साल तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, इसलिए तुम्हें मुझसे इतने बुरे तरीके से बात तो नहीं करनी चाहिए। तभी फ्रीरेन कहती है कि स्टार्क, हमें जल्द से जल्द इन पत्थरों को इस सड़क से हटाना होगा। उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। फर्न बोलती है, फ्रीरेन, मैंने आज तक आपकी तरह एक एल्फ नहीं देखा है। वो बताती है, इस दुनिया में एल्फ बहुत कम है। एल्फ का जीवन काल बहुत लंबा होता है, इसलिए हमारे अंदर रोमांटिक ख्याल कम है। हम शांति से रहना पसंद करते हैं। आज से 400 साल पहले मेरा एक एल्फ दोस्त था। मुझे लगा हम दोनों एक दूसरे के करीब थे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो एक टाउन में पहुंचते हैं। बैलगाड़ी वाला बताता है, आज हम त्यौहार मना रहे हैं क्योंकि डीमन किंग को हराने वाले ग्रुप ने आज ही के दिन उन्हें हराया था। फ्रीरेन कहती है, इंसानों को त्यौहार मनाना बहुत पसंद है। वो कहते हैं, यहाँ पर डीमन किंग को हराने वाले ग्रुप का स्टैचू भी बना हुआ है। वो बोलता है, क्योंकि आज से 80 साल पहले डीमन किंग को उस ग्रुप ने हराया था और उन्होंने ही मानव सभ्यता में शांति स्थापित की थी, और इसी दिन हर कोई उन्हें याद करता है। वो याद करती है। हीमेल अपने स्टैचू को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। मूर्तिकार बताता है, मैंने इस स्टैचू को 5 बार बनाया। हर बार कोई न कोई कमी इस स्टैचू में रह ही जा रही थी और इसे बनने में बहुत ज़्यादा समय लगा है। हीमेल कहता है, मैं चाहता हूँ लोग हमें याद रखें क्योंकि हम ज़्यादा लंबे समय तक जी नहीं सकते हैं, और वैसे भी मैं चाहता हूँ मेरा खूबसूरत चेहरा हमारे आगे आने वाली जनरेशन कभी न भूले। फ्रीरेन जाने लगती है। वो कहता है, फ्रीरेन, तुम हमें याद तो नहीं करोगी क्योंकि हम एक एल्फ तो है नहीं, और वैसे भी हमारी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। तुम बहुत लंबे समय तक जियोगी। जिसके बाद वो टाउन के अंदर जाते हैं। वो अपने स्टैचू को देख रही होती है। वो कहता है, आप बिल्कुल इस स्टैचू की तरह लग रही हो। वो फ्रीरेन है। अगले दिन वो टाउन से बाहर जा रहे हैं। स्टार्क पूछता है, फ्रीरेन, आपने मुझे बताया ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो हीमेल को याद करते हुए कहती है, हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। वो कहता है, आप बहुत अच्छा मजाक करती हो। जिसके बाद वो एक जगह पहुँचते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा सुरक्षा होती है। वो शॉपिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी फ्रीरेन चौकन्ना हो जाती है। फर्न कहती है, हम इस टाउन में आए हैं, हम मैजिक का यूज़ नहीं कर सकते हैं। फ्रीरेन कहती है, मैं
डीमन को महसूस कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ वो हमारे आसपास ही कहीं है। वो हैरान हो जाती है। वो एक डीमन को इंसानों से बात करता हुआ देखते हैं। जैसे ही वो उस पर हमला करने वाली होती है तभी सैनिक उसे रोकते हैं। वो बोलता है, क्या तुमने उसे मुझे मारने का आदेश दिया है? वो कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ, लेकिन मैं इस टाउन में खुलेआम तुम्हें बिल्कुल नहीं मारने वाला हूँ। और वैसे भी मैं इतना पागल नहीं हूँ। और वैसे भी अगर हमने ऐसा किया तब हमारी शांति समझौता टूट जाएगा। फर्न कहते, शांति समझौता? वो बोलता है, शायद तुम बाहर से आए हुए हो इसलिए तुम्हें हमारे बारे में कुछ नहीं पता है। वो फ्रीरेन के करीब आकर कहता है, टाउन वाले हमसे डरते हैं, वो हमें देखकर कांपते हैं और तुम मुझे ऐसे देख रही हो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। फ्रीरेन बोलती है, तुम मेरे दुश्मन ही हो क्योंकि तुम एक डीमन हो जो इंसानों को नुकसान पहुँचाते हैं। वो उसे जेल के अंदर डालने का आदेश देता है। वो फ्रीरेन को उनकी आंखों के सामने ले जाते हैं। वो दोनों कुछ नहीं कर पाते हैं। वो जेल के अंदर बहुत ज़्यादा बोर हो रही होती है। स्टार्क और फर्न उससे मिलने के लिए जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि आपको 2 से 3 साल की सज़ा मिली है। वो कहते हैं, मैं जानती थी। वो बोलती है, क्या तुम मेरे लिए ग्रीमोर किताब लेकर आ सकती हो? फर्न बोलती है, आप समय बर्बाद कर रहे हो। वो कहती है, मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। और तुम्हें क्या लगता है उसके शांति समझौते का मतलब क्या था? वो बोलती है, हम तो सिर्फ शॉपिंग कर रहे थे। वो उन्हें बताती है वो एक डीमन है जो डीमन किंग के साथ था और वो 7 सेज में से एक था और उसने अपने सभी फॉलोअर्स को खो दिया क्योंकि हमने उन सबको मार दिया था। फर्न बताती है, मैंने सुना है इस टाउन में बहुत समय पहले एक हमला हुआ था। उस हमले में वो अपना सब कुछ हार चुके थे, इसलिए वो शांति समझौता लेकर यहाँ आए थे। इस टाउन के राजा ने उनकी बात को मान लिया और तब से वो शांति समझौते पर कायम है। फ्रीरेन कहती है, डीमन कभी भी इंसानों के प्रति वफादार नहीं हो सकते हैं। स्टार्क कहता है, वो बहुत अच्छी स्पीच देते हैं। वो बोलती है, डीमंस को इंसानों को मारकर खाने में बहुत मज़ा आता है। वो कभी भी इंसानों के साथ शांति समझौता नहीं कर सकते हैं। ज़रूर इसके पीछे कोई साजिश है। जिसके बाद हम पास्ट में देखते हैं एक गांव पर एक डीमन ने हमला किया था। उसने एक इंसान के बच्चे को मार दिया था। इंसान चाहते थे वो उन्हें मारे। हीमेल उस डीमन को नहीं मारना चाहता था क्योंकि वो एक बच्ची थी। डीमन का भी अपना एक परिवार था। वो कहती है, मम्मा मुझे दर्द हो रहा है। हीमेल रुक जाता है। फर्न कहती है, हीमेल अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तब मैं ये करूँगी। तभी गांव का शेफ उस डीमन के सामने आकर कहता है, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। वो बोलती है, हीमेल क्या तुम उसे ना मारकर पछता तो नहीं रही हो? वो कहता है, हम उनसे बात कर सकते हैं और वैसे भी हम कुछ समय इस गांव में रहेंगे। उन्होंने उस डीमन बच्ची को रहने के लिए घर दिया। वो उससे प्यार करते थे। फ्रीरेन उस बच्ची को घूरे जा रही होती है। वो उसे अपने परिवार का सदस्य मानने लग गए थे। वो उसके साथ खेलते थे। हीमेल उन्हें देखकर खुश है। लेकिन कुछ दिन के बाद हम गांव के शेफ के घर को देखते हैं जो जल रहा होता है। उनकी मृत्यु हो चुकी है। गांव वाले कहते हैं, हमें तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था। वो कहती है, जब से मैं यहाँ आई हूँ तुम सब मुझे मारना चाहते थे। मैंने तुम्हारी बच्ची को खाया था। मैं गांव के शेफ के बच्ची को जिंदा छोड़ रही हूँ। और वैसे भी तुम्हें डीमंस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए था। मैं सिर्फ शांति से जीना चाहती थी और तुम्हारी बेटी के बदले में मैं ये लड़की तुम्हें दे रही हूँ। वो सब हैरान है। हीमेल कहता है, वो गांव के शेफ की लड़की थी। वो बोलती है, वो मर चुका है। वो बोलती है, मैंने गलती की है इसलिए मैं इस बच्चे को तुम्हें दे रही हूँ। हीमेल उसके हाथ को काट देता है। फ्रीरेन कहती है, अब तुम मुझे रोकोगे तो नहीं? हीमेल कहता है, बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी मम्मा को पुकारती है। वो बोलती है, तुमने फिर से मम्मा कहा। फ्रीरेन बताती है, मॉन्स्टर हो या डीमन वो इंसानों से अलग होते हैं। जहाँ इंसान अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनके बड़ा होने तक उनके साथ रहते हैं, उससे अलग डीमंस हो या मॉन्स्टर वो अपने बच्चों को पैदा होने के बाद अकेला छोड़ देते हैं। वो अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले ही बिताते हैं, इसलिए वो कभी भी किसी से प्यार नहीं कर पाते हैं। फ्रीरेन पूछती है, तुमने मम्मा शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? वो बताती है, क्योंकि मम्मा शब्द बोलने से तुम हमें मारना पसंद नहीं करोगे।
मम्मा शब्द बहुत खूबसूरत शब्द है। वो बताती है डीमंस पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनकी हर बातें झूठी होती है। वो बोलती है मशहूर जादूगरनी ने प्ले में बताया है कि मॉन्स्टर बिल्कुल डीमंस की तरह ही होते हैं। वो स्पीच भी एक जैसे ही देते हैं। वो मदद के लिए पुकारेंगे, वो रोएंगे और उनके अंदर कोई भावना नहीं होती है। उन्हें नहीं पता कि मम्मा पापा क्या होते हैं। वो इंसानों को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करेंगे। वो जाने लगते हैं। फ्रीरेन कहती है तुम दोनों ग्रीमोयर की किताब लाना मत भूलना। उसे फ्रीरेन जानी पहचानी लग रही होती है। वो बोलता है तुम हमारे बारे में बहुत ज़्यादा जानती हो। तुम जानती हो हम इंसानों को धोखा दे रहे हैं। फ्रीरेन कहती है मुझे इंसानों को बताना होगा कि डीमंस उनसे झूठ कह रहे हैं। वो कोई शांति समझौता नहीं करना चाहते हैं बल्कि वो उन्हें मारना चाहते हैं। जिसके बाद वो उनसे मिलता है। वो कहता है यहाँ मेरे बेटे की तस्वीर है। वो पूछता है तुम्हारा बेटा कहाँ है। वो बताता है आज से 10 साल पहले युद्ध में मेरा बेटा मारा गया था। वो उसकी ओर तलवार करते हुए कहता है मैं अपने बेटे का बदला लेना चाहता हूँ। वो उसे अपनी बातों में फंसाता है क्योंकि डीमंस बहुत अच्छे स्पीच देते हैं। वो इंसानों को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। वो उन्हें गेस्ट रूम में रहने की इजाज़त देता है। वो पूछती है पापा क्या होता है क्योंकि उन्हें नहीं पता मम्मी पापा क्या होते हैं। वो कहता है मुझे नहीं पता। तभी ड्राट फ्रीरेन से मिलने के लिए जाता है। सैनिक उसे रोकते हैं लेकिन वो उन्हें मार देता है। फ्रीरेन पूछती तुम कौन हो और वैसे भी मिलने का समय ख़त्म हो चुका है। वो अपने बारे में बताते हुए कहता है मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। फ्रीरेन कहते तुम्हें नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है अभी तो मैंने शुरुआत की है। वो बोलता है हमें तुम्हें मारने की ज़रूरत है। फ्रीरेन कहते हैं तुम जानते हो मैं तुमसे ताकतवर हूँ। वो बोलता है सच्ची क्या तुम सच में अपने आप को उनसे ज़्यादा ताकतवर समझती हो। फ्रीरेन बोलती है तुम कौन हो। वो बोलता है मेरा नाम ड्राट है। मैं एक राक्षस हूँ जो औरत ग्लोटिंग की सेवा करता था। मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। वो बोलती है अच्छा तो ये बात है। ड्राट बोलता है अभी तो मैंने शुरू किया है। फ्रीरेन बोलती है क्या तुम सच में शक्तिशाली हो। वो बोलता है मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। वो बोलती है मैं तुम्हारी और ऐसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। ड्राट बोलता है तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है। जिसके बाद वो मैजिक का यूज़ करता है। फ्रीरेन की गर्दन पर तार लगी हुई है। वो बोलती है इस मंत्र का नाम जादुई तार है। वो बोलता है तुम जल्दी मरने वाली हो। ये राक्षसों का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। इसे इंसान और तुम्हारी तरह मामूली जादूगरनी कभी सीख ही नहीं सकती है। वो फ्रीरेन को जैसे ही मारने वाला होता है वो उसके हाथ को काट देती है। जिसके बाद वो उसका दूसरा हाथ भी काट देती है। वो बोलती है डीमंस शक्तिशाली होते हैं लेकिन उन्हें लड़ाई का कम अनुभव है। ड्राट बोलता है क्यों ना हम कुछ बात करें। फ्रीरेन उसे मार देती है। जिसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलकर एक सैनिक के मरे हुए शरीर को देखती है। जिसके बाद वो जेल से भाग जाती है। वहीं दूसरी ओर टाउन में स्टार्क और फर्न खाना खा रहे होते हैं। फर्न बोलती है खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। जिसके बाद वो बोलती है स्टार्क वो बोलता है मैं तुम्हें अपना खाना बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। वो बोलती है हमें ग्राफ से बोलना होगा कि वो फ्रीरेन को जेल से रिहा कर दे क्योंकि फ्रीरेन ही है जो डीमंस को हरा सकती है। मुझे लगता है वो हमें बहुत जल्द मार देगा। मैं उससे डर रहा हूँ। वो जैसे ही ग्लास को पकड़ता है उसका हाथ कांपने लगता है। वो नीचे गिर जाता है। उसके कपड़े खराब हो चुके हैं। वो बोलता है अब भी कांप रहा हूँ। मुझे नहीं लगता हम उसे हरा सकते हैं। वो बोलती है तुम जानते हो डीमंकिंग को हराने वाले ग्रुप में इंसान भी शामिल थे। वो बोलता है अगर मैंने उन्हें नहीं हराया तब मैं अपने मास्टर को क्या जवाब दूंगा। वो फर्न का हैंकी वापस करता है लेकिन वो कहती है अब तुम इसे अपने पास ही रखो। वो जाने लगती है। स्टार्क रुक जाता है। वो पीछे देखती है। वो बोलता है मुझे अब भी डर लग रहा है। जिसके बाद हम किले में उन दोनों को देखते हैं। ये है लीरिया और ये है लुगनर। वो तीनों ही औरत ग्लोटिंग के शांति दूत के रूप में ग्राफ के टाउन में आए हुए हैं। ये है लुगनर वो भी एक डीमन है। ये है लीरिया वो भी एक डीमन है। वो बोलती है मैं अपने मैजिक से ड्राफ्ट के बारे में पता नहीं लगा पा रही हूँ कि वो कहाँ है। वो बोलता है ज़रूर ड्राफ्ट उस जादूगरनी के हाथों से मारा गया होगा। वो बहुत बेवकूफ़ था जो अकेले ही उसे मारने के लिए चले गया। तभी उसके कमरे में ग्राफ आता है। ग्राफ इस टाउन का राजा है। वो बोलता है हमने एक जादूगरनी को कल पकड़ा था। उसने
मेरे सैनिक को मार दिया है। लोगनर बोलता है क्यों ना हम तुम्हारी मदद करें। लीनिया मैजिक से उस जादूगरनी के बारे में पता लगा सकती है। वो बोलता है तुम्हारा एक आदमी भी गायब है। लोगनर बोलता है वो जल्दी वापस आ जाएगा। ग्राफ बोलता है यहाँ काम करने वाले सैनिकों ने उसे नहीं देखा है। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे सैनिकों को मार सकती है, इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि मेरे सैनिकों को किसने मारा। और मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा आदमी कहाँ है। वो उसे गुस्से में देखता है। लोगनर अपने हाथ को काटता है, उसके हाथ से खून निकलता है, खून जमीन पर गिरता है। वो बोलता है ड्राफ्ट बेवकूफ है। जिसके बाद वो अपने खून से सभी सैनिकों को मार देता है। वो हैरान है। वो बोलता है ड्राफ्ट ने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। जिसके बाद वो उससे लड़ाई करता है। वो बोलता है ग्राफ तुम जानते हो ये तलवार तुम इंसानों की तरह बहुत कमजोर है। जिसके बाद उसके खून से ग्राफ घायल हो जाता है। वो इस समय एक ऐसे मैजिक का यूज कर रहा है जिससे खून तार का रूप ले लेते हैं। वो बोलता है तुम्हें जल्द से जल्द इस टाउन के बाहर जो तुमने सुरक्षा कवच बनाया है उसे नष्ट करना होगा। वो दोनों टाउन में जा रहे होते हैं, तभी कोई उनके सामने से गुजरता है। फर्न को एहसास होता है कि वो फ्रीरेन है। वो बोलती है फ्रीरेन। वो जाने लगती है। फर्न उसके सामने आती है। वो उसे इशारा करती है। जिसके बाद वो बात करते हैं। वो उसे बताती है जेल के अंदर ड्राफ्ट जो कि एक राक्षस था उसने मुझे मारने की कोशिश की और जब भी कोई डीमन मारा जाता है उसका शरीर गायब हो जाता है। और जैसे ही मैं जेल से बाहर निकली मैंने एक सैनिक को देखा जो मर चुका था। उस पर उस डीमन ने जादुई तार का मंत्र इस्तेमाल किया था, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। वो बोलते हैं क्या आप इस टाउन को छोड़कर जा रहे हो? आपको उनकी मदद करनी होगी। वो बोलते हैं क्या आप हमारी मदद नहीं कर सकते हो? वो बोलती है क्या तुम्हें लगता है तुम उनसे ज़्यादा कमज़ोर हो? वो जा रही होती है। स्टार्क फ्रीरेन को रोकता है। वो बोलता है प्लीज़ हमारी एक बार मदद करिए, आप ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। वो छुपकर उसे देखने लगता है। फ्रीरेन मुस्कुराती है। फर्न उसे ले जाती है। उसने स्टार्क की बात को मान लिया है। वो टाउन से 10 किलोमीटर दूर आ चुकी है। वो आसमान में देखती है। उसे एहसास हो रहा होता है कि यह बहुत ज़्यादा माना है। जिसके बाद हम एक डीमन को देखते हैं जो अपनी सेना के साथ शहर के बाहर इंतज़ार कर रही है कि कब इस टाउन का सुरक्षा कवच हटेगा और वो इस टाउन पर हमला करेंगे। फ्रीरेन बोलती है मुझे अपने से ज़्यादा शक्तिशाली डीमन के साथ लड़ाई करने में बहुत मज़ा आता है। उसी रात फर्न और स्टार्क किले में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। फर्न तो जादू से पानी को पार कर लेती है, लेकिन स्टार्क पानी में तैरकर उस रास्ते को पार करता है। जिसके बाद स्टार्क किले की दीवार पर चढ़ता है। वो फर्न के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन फर्न जादू की मदद से उस ऊंची सी दीवार को पार कर लेती है। इसके बाद वो दूसरे मेन गेट में पहुंचती है। वो हैरान है क्योंकि इस किले में कोई भी सैनिक उन्हें नहीं दिखाई दे रहा होता है। वो किले के अंदर आ चुके हैं। इस समय वहाँ कोई नहीं है। लोगनर बताता है मुझे मैजिक बहुत पसंद है और भ्रष्टाचार का दानव काल इंसानों को बड़ी बेरहमी से मारता था। उसने एक मंत्र का आविष्कार भी कर लिया था। डीमंस को अलग अलग जादू के बारे में पता करना बहुत पसंद है। 10 साल बीत चुके हैं। हम डीमंस बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं। मैजिक बहुत अजीब चीज़ है। वो खिड़की से बाहर देखता है। वहाँ सुरक्षा कवच बना हुआ है। 1000 साल पहले फ्लेम जो कि फ्रीरेन की मास्टर थी, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। उस समय बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी। उस समय फ्लेम ने फ्रीरेन को एक मंत्र सिखाया जिससे पौधे के चारों ओर सुरक्षा कवच का एक घेरा तैयार हो गया। फ्रीरेन को आज भी वो मंत्र याद है। उन्होंने ग्राफ को कैद कर लिया है। लोगनर बोलता है ग्राफ मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ अगर तुम मुझे बता दोगे कि इस टाउन के सुरक्षा कवच को कैसे हटाया जा सकता है। मैं तुम्हें कुछ समय दे रहा हूँ, कुछ समय के बाद मैं यहाँ आऊँगा। तुम्हें मुझे सिखाना है। वो दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं। वो बोलता है लीनिया तुम उसके बेडरूम पर खोजना और मैं उसके स्टडी रूम में खोजूंगा कि हम इस टाउन के सुरक्षा कवच को कैसे हटा सकते हैं। हमें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। ग्राफ खिड़की के बाहर देख रहा होता है। तभी स्टार्क कमरे के अंदर आता है। वो बोलता है
तुम तो वही लड़के थे जो एल्फ के साथ थे। स्टार्क रस्सी खोलने की कोशिश करता है, वो कांपने लगता है। वो बोलता है मुझे लगा मेरा मरा हुआ बेटा मुझसे मिलने के लिए आया है। जिसके बाद वो उसे बताता है ये रस्सी तो खुल ही नहीं रही है, शायद इस रस्सी पर मंत्र का इस्तेमाल किया गया है। वो बोलता है युद्ध में जाने से पहले मेरा बेटा ऐसे ही कांपता था जैसे इस समय तुम कांप रहे हो। उसे मरने से बहुत ज़्यादा डर लगता था। और मेरे गले पर एक पेंडेंट लटका हुआ है, ये मेरे पूर्वजों की निशानी है। अगर तुम इसे मेरे सैनिकों को दिखाओगे तब वो तुम्हारा हर काम मानेंगे, क्योंकि वो जान जाएंगे कि मैंने तुम्हें वहाँ भेजा है। स्टार्क बोलता है बूढ़े आदमी, मैं आपकी महंगी कुर्सी को तोड़ना होगा। वो बोलता है तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे इस तरीके से बात की है। जैसे ही वो कुर्सी को तोड़ने वाला होता है तभी लोगनर और लीनिया वहाँ आते हैं। वो बोलते हैं यहाँ तो एक चूहा आया है। लोगनर बोलता है ग्राफ क्या तुम इस लड़के को जानते हो? वो बोलता है मैं इसे नहीं जानता हूँ। वो बोलता है तुम्हें याद होगा कल हमने एक एल्फ को पकड़ा था, वो उसके साथ था। वो बोलता है ये लड़का नहीं जानता है कि वो एल्फ जेल से भाग चुकी है। लोगनर बोलता है अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ग्राफ मन में बोलता है ये लड़का सच में बेवकूफ़ है जो अकेले ही यहाँ आ गया था। स्टार्क को याद आता है कि लोगनर ने पहले भी ऐसे किया था। वो बोलता है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। वो बोलता है अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तब मैं तुम्हें मार दूंगा। स्टार्क बोलता है कोशिश करके तो देखो। वो उसे मारने में कामयाब हो जाता है। वो उसके एक हाथ को काटता है। लोगनर का खून तार का रूप ले लेता है। वो स्टार्क को मारता है। लोगनर बोलता है तुम्हारे अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है जो तुम मुझसे अकेले लड़ाई करने के लिए आ गए। स्टार्क खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है उस पर हमला करो। तभी लीनिया बोलती है यहाँ एक जादूगरनी है। तभी फर्न लोगनर पर हमला करती है। वो घायल हो चुका है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि एक इंसान का माना लीनिया पहचान ही नहीं पाई। वो उस लड़के को मारना चाहती है। लोगनर बोलता है तुम इस लड़के को मत मारो। जिसके बाद वो पूछता है तुम इस मंत्र को कैसे जानती हो? वो बोलती है ये जोल्ड्राक जादू है। लोगनर बोलता है ये तो सिर्फ डीमंस को आता था, लेकिन हम बहुत कम ही डीमंस बचे हैं जिन्हें ये मंत्र याद है। तुम मुझे सच सच बताओ ये मंत्र तुम्हें किसने सिखाया? वो बोलती है आज मैं तुम्हें मारूंगी। लीनिया बोलती है मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। तभी स्टार्क ग्राफ को उठाता है। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लीनिया उनके पीछे जाना चाहती है। लोगनर बोलता है मेरा खून उस लड़की के कपड़ों पर गिर चुका है। वो जहाँ कहीं भी जाएंगे हमें उनके रास्ते के बारे में पता लग जाएगा। और इस समय तुम उसे मत मारो क्योंकि जो उस लड़की को मंत्र आता है वो डीमंस को मारने में कामयाब रहेगी। सच कहो तो वो लड़की मुझे किसी की याद दिला रही है। बहुत समय पहले मेरी मुलाकात एक जादूगरनी से हुई थी। उसका नाम फ्रेरेन द स्लेयर था। लोगनर बोलता है मैं फ्रेरेन से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। सब उसे फ्रेरेन द स्लेयर के नाम से जानते हैं। स्टार्क और फर्न उसे टाउन के चर्च में लेकर आए हैं। वो उसके घाव पर पट्टी लगाता है। वो बोलता है स्टार्क और फर्न मैं तुम्हारी वजह से आज जिंदा हूँ। मुझे तुम्हारी साथी के लिए बुरा लग रहा है। वो एक मेज थी, मैंने उस पर विश्वास नहीं किया जब वो लोगनर को मारना चाहती थी। मुझे इस समय उसके लिए बुरा लग रहा है। स्टार्क बोलता है उन मेज का नाम फ्रीरेन है। अब इस टाउन में जब वो वापस आएगी तब हम लोगनर को मार देंगे। फर्न बोलती है फ्रीरेन ने गार्ड्स को नहीं मारा। वो बोलता है मैं जानता हूँ उन्होंने मेरे गार्ड को नहीं मारा बल्कि डीमंस ने उनको मारा है। जिसके बाद वो बताता है उनका नाम फ्रीरेन है। वो 11वीं मेज थी जो हीरोज़ की पार्टी में शामिल हुई थी। उन्होंने इंसानों के साथ डीमन किंग को मारा था। मैंने बहुत बड़ी गलती की है उन्हें ना पहचान कर। वो उन्हें बताता है बहुत समय पहले जब इस टाउन पर मेरे दादा यहाँ के राजा थे तबौरा, जिसे 7 सेज ऑफ डिस्ट्रक्शन में से एक थी। फ्रीरेन ने डीमन से इस टाउन की रक्षा की थी। वही दूसरी ओर हम फ्रीरेन को देखते हैं जो इस समय टाउन से बाहर होती है। यह है औरा 7 सेज ऑफ डिस्ट्रक्शन में से एक। वो बोलती है फ्रीरेन मैं तुमसे 80 साल के बाद मिल रही हूँ। वो बोलती है तुम्हें टाउन के अंदर क्यों नहीं आ रही हो? और अपनी सेना को फ्रीरेन से लड़ाई करने के लिए बोलती है। फ्रीरेन उन्हें हरा देती है। वो बोलती है डीमंस का मैजिक बहुत अच्छा है। इंसान कभी भी डीमंस के मैजिक को नहीं सीख सकते हैं, लेकिन तुम्हारा मैजिक देखकर
मुझे उल्टी आ रही है। और सच कहूँ तो तुम्हारा मैजिक बहुत घटिया है। वो बोलती है मुझे तुमसे बात कर कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो बोलती है मैंने इस मैजिक में अपना बहुत समय बर्बाद किया है, वो सब मेरी कठपुतली है, आज वो तुम्हें मार देगी। फ्रीरेन बोलती है लगता है मुझे तुम्हें मारना ही होगा। फ्रीरेन औरा की सेना को ध्यान से देखकर कह दी है लगता है मुझे आज तुम्हें मारना ही होगा। औरा उसे एक तराजू दिखाती है। वो उन्हें बताता है औरा के पास स्केल ऑफ ऑबिडेंस है, यानी एक ऐसा हथियार जो उसके प्रतिद्वंदी पर हावी होने पर उन्हें अनंत काल के लिए कठपुतलियों में बदलने की अनुमति देता है। इस तरीके से औरा ने कठपुतलियों की एक सेना बनाई है। वो पूछते हैं क्या औरा को हराया जा सकता है? वो कहता है 500 साल पहले औरा 7 स्टेज ऑफ डिस्ट्रक्शन में से एक बनी, तब से लेकर आज तक कोई भी उसके इस मैजिक को तोड़ नहीं पाया है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा शक्तिशाली माना किसी के पास हो तब शायद वो औरा को हरा सके। फ्रीरेन औरा की कुछ कठपुतलियों को नष्ट करने में कामयाब रही। औरा बोलती है फ्रीरेन क्या तुम्हें याद है तुमने पिछली बार जब मेरे से लड़ाई की थी? फ्रीरेन को इंसानों की फिक्र है। वो बोलती है हीमेल मर चुका है और अब तुम्हें इंसानों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बोलती है तुम डीमंस सच में मॉन्स्टर हो, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। स्टार्क चर्च से बाहर जाना चाहता है ताकि वो डीमंस को मार सके। फर्न बोलती है हम डीमंस को अकेले नहीं मार सकते हैं क्योंकि वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर हमने ऐसा करने की कोशिश की तब हम में से एक मारा जाएगा। लेकिन उसे स्टार्क की बात माननी पड़ती है। वो चर्च से बाहर आते हैं। स्टार्क ग्राफ के गले में पहनी हुई चीज फर्न को देते हुए कहता है अगर तुम यहाँ के सैनिकों को ये दिखाओगे तब वो तुम्हारा हर काम मानेंगे। वो स्टार्क से कहती है तुम्हारे हाथ पर बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। वो दोनों उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, तभी वो उन पर हमला करते हैं। उसके पास भी हथियार है। वो बोलता है तुम्हारे युद्ध कला के कौशल बिल्कुल मेरे मास्टर की तरह है। वही दूसरी ओर लूगनर फर्न से कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ लेकिन मुझे तुम्हें मारना होगा। वो स्टार्क को मारना शुरू कर दिया है। उसके पास भी एक कुल्हाड़ी है बिल्कुल स्टार्क की तरह। स्टार्क हार रहा होता है। वो बोलता है मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि वो बिल्कुल मेरे मास्टर की तरह मुझसे लड़ाई कर रही है, क्योंकि उसकी टेक्निक बिल्कुल मेरे मास्टर की तरह है और मुझे पूरा विश्वास है फ्रीरेन इस टाउन से भागी नहीं है। वो ज़रूर इस समय औरा से युद्ध कर रही होगी। तभी फर्न लूगनर को मारने की कोशिश करती है। वो बोलती है तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम यहाँ मुझे मारने के लिए आए हो, तुम सिर्फ अपना बदला लेना चाहते हो। तभी वो उस पर जादू से हमला करती है। वो बोलती है तुम्हें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है, तुमने फ्रीरेन को धमकाया था, इस समय मैं तुम्हें मार सकती हूँ। लूगनर बोलता है तुम कोशिश करके तो देखो, इससे पहले मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम बिल्कुल फ्रीरेन की तरह एक मेज हो। वो नीचे देखता है स्टार्क और वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वो बोलता है वो आज लीनिया के हाथों से मर जाएगा। वो इसेंग का शिष्य है। वो दिखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। वो बोलता है तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि फ्रीरेन कहाँ है। फर्न बोलती है ग्राफ ने मुझसे कहा था गार्ड्स को मारने की सज़ा मौत है। वो बोलती इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि फ्रीरेन टाउन से भाग चुकी है। लूगनर बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, उसने अपने शिष्य यानी तुम्हें डीमंस को मारने बहुत सारे मंत्र सिखाए हुए हैं। तुम किसी भी डीमन को मारने में कामयाब हो सकती हो। जिसके बाद फर्न ने याद कर दी है अतीत में उसे अपने मैजिक के ऊपर विश्वास नहीं था कि वो किसी डीमन को हरा सकती है। फ्रीरेन ने उससे कहा कि तुम मॉन्स्टर को हरा सकती हो क्योंकि तुम्हारी मैजिक की गति मेरे से ज़्यादा तेज है। मैं जानती हूँ तुम एक दिन मेरी तरह ही मैजिक से डीमंस को हरा सकती हो। तभी वो लूगनर पर हमला करती है। वो बोलता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है। फर्न बोलती है तुम्हारा दिल कमज़ोर हो चुका है। लूगनर सोचता है ये इंसान मैजिक से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अब मुझे उसे मारना ही होगा। वो बोलती है मैंने तुम्हें हरा दिया है। वो बोलता है मैंने हार बिल्कुल नहीं मानी है। फर्न को अपने मैजिक के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो उस डीमन को हरा पाएगी। लूगनर उसके साथ फाइट कर रहा होता है। वो बोलता है ये लड़की भले ही मैजिक में अच्छी हो लेकिन वो मेरे मैजिक से बच नहीं सकती है। फर्न लूगनर को हरा रही होती है। वो बोलता है लेनिया
जल्द से जल्द उस लड़के को मारो। लेनिया उसका कहाँ मानती है, वो उसे हरा रही होती है। स्टार्क उससे बचकर भाग रहा होता है। वो बोलता है तुम्हारी युद्ध कला बिल्कुल मेरे मास्टर की तरह है। वो उसकी जान के पीछे पड़ गई है। वो उसकी आग पर हमला कर दी है। जिसके बाद हम देखते हैं पास्ट में लेनिया ने ई सेंग की युद्ध कला देखी थी। वो बिल्कुल ई सेंग की तरह ही स्टार्क से लड़ाई कर रही है। वो बोलती है मैंने ई सेंग जो कि एक वॉरियर था उसकी तरह तुमसे फाइट कर रही हूँ। वो बोलता है तुम सच में पागल हो चुकी हो। लेकिन वो मन में कह रहा होता है मैं उसको हरा नहीं सकता हूँ। वो इस समय खुश हो रही है क्योंकि उसने स्टार्क को मार दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं पास्ट में ई सेंग जब स्टार्क को युद्ध कला सिखा रहे थे तब उन्होंने बोला था कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जिससे तुम अपने प्रतिद्वंदी को ज़रूर हरा पाओगे। स्टार्क उठता है। वो बोलती है तुम हार चुके हो। स्टार्क बोलते मैं हारा नहीं हूँ, मुझे याद आ चुका है कि मेरे मास्टर ने मुझसे क्या बोला था। तुमने उनकी युद्ध कला को याद किया है। वो बोलती है आज मैं तुम्हें मारूंगी। लोगनर फर्न से फाइट कर रहा होता है। फर्न अपने मैजिक से लोगनर को हरा रही होती है। वो स्टार्क को मार रही होती है। वो बोलता है मैं जानता था तुम ऐसे ही करोगी। वो उसे मार देता है। वो हैरान है। लोगनर लीनिया को पुकारता है। फर्न डीमन किंग के मैजिक से लोगनर को मार देती है। वो इस समय फ्री रेंज की तरह लग रही हो। फर्न के मैजिक से लोगनर घायल हो चुका है। वो सोचता है फर्न एक इंसान होने के साथ साथ एक कमज़ोर जादूगरनी है, उसने मुझे कैसे हरा दिया। जिसके बाद उसे एहसास होता है कि फर्न कमज़ोर दिखने का दिखावा कर रही थी। उसने अपने माना को कंट्रोल कर रखा था जिसे आम जादूगर कभी नहीं कर सकते हैं। वो बोलता है फर्न तुम बिल्कुल फ्री रेंज की तरह हो। वो बोलती है मैं फ्री रेंज की शिष्य हूँ। वो हम सबसे ज़्यादा जानती है और वो इस समय डीमंस को हराएगी। जिसके बाद हम अतीत में देखते हैं 1000 साल पहले फ्लेम जो एक महान जादूगरनी थी। वो एक गांव से गुजर रही थी। डीमंस ने उस गांव पर हमला किया था। उस गांव में एल्फ रहते थे। फ्लेम उन सबको मरा हुआ देखती है। वो बासल्ट जो कि डीमन किंग का जनरल था उसके सामने जाती है। उसे एक लड़की ने मार दिया है। फ्लेम पूछती है क्या तुमने बासल्ट को मारा है। वो उसके माना को देख पा रही होती है। फ्लेम बोलती है एल्फ तुम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, तुम्हें डीमंस पर सामने से वार नहीं करना चाहिए था। वो फ्लेम से कुछ नहीं कह रही होती है। फ्लेम बोलती तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें अपने दुश्मनों पर सामने से वार नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उनसे दूर भागना चाहिए, छुपना चाहिए और मौका देखकर अपने दुश्मनों को मारना चाहिए ताकि वो हैरान हो जाए, या फिर तुम्हें कोई दूसरा तरीका चुनना चाहिए। वो बोलती है मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि एक शक्तिशाली जादूगरनी ऐसे क्यों कर रही है। फ्लेम जाने लगती है। वो बोलती है आप समझ सकते हो मैं इस समय कैसा महसूस कर रही हूँ क्योंकि आप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जादूगरनी हो। फ्लेम मुस्कुराती है। वो उसके पास जाकर बोलती है तुम ऐसे क्यों कह रही हो। वो बोलती है क्योंकि मुझे एहसास हुआ है। जिसके बाद वो उसका नाम पूछती है। वो अपना नाम फ्रीरेन बताती है। वो उसे अपने साथ ले जाती है। वो बोलती है इस गांव पर क्या हुआ। वो उसे बताती है कि इस गांव पर एक डीमन ने हमला किया था जिसके बाद सब एल्फ मारे गए, सिर्फ तुम ही जिंदा बची हुई हो। फ्रीरेन बोलती है मैं शक्तिशाली थी फिर भी मैं गांव वालों को नहीं बचा पाई। फ्लेम बोलती है तुम सच में बेवकूफ़ हो, अगर मैं तुम्हारे बदले होती तो मैं डर कर भाग जाती। फ्रीरेन बोलती है मुझे नीचे उतारो। फ्लेम बोलती है मैं तुम्हें नीचे बिल्कुल नहीं उतारूंगी क्योंकि तुम मेरे शिष्य बनने के लायक हो, तुम ताकतवर हो। भले ही तुम आज अपने गाँव वालों को बचाने में कामयाब नहीं हुई लेकिन एक दिन तुम डीमंस को हराने में ज़रूर कामयाब होगी। जिसके बाद वो उसे बताती कि कोई हमारा पीछा कर रहे हैं। वो उनके सामने आते हैं। फ्लेम बोलते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग प्राणी है। वो बोलते हैं डीमन किंग ने हमें इस गांव रह रहे लोगों को मारने के लिए कहा है। उन्होंने हमें हर एल्फ को मारने का आदेश दिया है। हमें सिर्फ वो एल्फ चाहिए जो तुम्हारे साथ है, हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। हमें वो एल्फ इसलिए चाहिए क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा माना है, वो ताकतवर है। फ्लेम बोलती है मैं उस एल्फ को तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी। जिसके बाद वो उन्हें अपने मैजिक से मार देती है। वो जानते हैं कि सामने वाला एक इंसान जादूगर नहीं है,
और जो उसके साथ है वो एक एल्फ है और अपने दुश्मन को धोखा देकर मारना होगा। मैं जानती हूँ ये तरीका अच्छा नहीं है, लेकिन हमें ऐसा ही करना होगा। जिसके बाद फ्रीरेन फ्लेम के साथ रहने लगी। वो उसे सब कुछ सिखा दी है। जिसके बाद फ्लेम फ्रीरेन को ट्रेनिंग दे दी है। फ्रीरेन फ्लेम का नाम पुकारती है। वो बोलती है तुम मुझे मास्टर कहो, लेकिन वो उसे मास्टर नहीं कह रही होती है। वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। फ्रीरेन बोलती है डीमंस ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, उन्होंने मुझसे मेरा घर छीन लिया है। वो बोलती है मेरा भी। वो बोलती है मैं उनसे नफरत करती हूँ। फ्लेम बोलती है मैं भी। फ्रीरेन बोलती है मैं मैजिक से प्यार करती हूँ। फ्लेम बोलती है मैं भी। फ्रीरेन पूछती है आप मुझे क्या सिखाओगे? वो बोलती है मैं तुम्हें माना को कंट्रोल करने सिखाऊंगी ताकि हर कोई तुम्हें कमज़ोर समझे और तुम अपने दुश्मनों को हराने में कामयाब रहो। जिसके बाद वो उसे माना को कंट्रोल करना सिखाती है। जिसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं फ्रीरेन औरा के सामने होती है। वो बोलती है तुम मुझसे ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम्हारे अंदर मुझसे ज़्यादा माना नहीं है। वो उसे अपने तराजू दिखाती है। फ्रीरेन औरा के माना को देख पा रही होती है। वो मन में बोलती है औरा इस समय अपनी पूरी ज़िंदगी का माना खर्च कर रही है। वो इस समय बहुत ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई दे रही है। वो 500 सालों से ज़िंदा है और मैं उससे बहुत कुछ सीख सकती हूँ। जिसके बाद हम अतीत में देखते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। फ्रीरेन कहती है मास्टर डीमंस बहुत चालाक होते हैं, उनका माना आपकी तरह क्यों नहीं है? फ्लेम बोलती है उनका माना मेरी तरह कभी नहीं दिखाई दे सकता है क्योंकि वो अपने आप पर विश्वास करते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में अकेला रहना पसंद करते हैं। वो दूसरों पर कम विश्वास रखते हैं। वो इंसानों से नफरत करते हैं। जिसके बाद वो फ्रीरेन को इंसानों के रहने के तौर तरीके सिखाती है। वो उसे बाजार से सामान खरीदना सिखाती है। जिसके बाद वो एक इंसान को देखते हैं। फ्लेम बोलती है फ्रीरेन इस दुनिया में अमीर और गरीब इंसान रहते हैं। कुछ अमीर लोग रहते हैं, हमें उनके कपड़ों से उनके स्टेटस के बारे में पता लगता है। वो बोलती है क्या डीमंस भी अलग होते हैं? फ्लेम बोलती है डीमंस मॉन्स्टर होते हैं, तुम उन्हें देखकर समझ जाओगी कि कौन कितना ताकतवर है। वो बोलती है क्या आपका मतलब माना से है? वो उसे डीमंस और इंसानों के बारे में बताती है। वो उसे ये भी बताती है कि डीमंस की दुनिया बहुत क्रूर है। वो अपने माना को कभी भी एक दूसरे के साथ बांटते नहीं हैं। वो अपने माना को दिखाना पसंद करते हैं ताकि वो ताकतवर दिखाई दे। और ऐसा ही उस दिन हुआ था जब पहली बार फ्रीरेन ने फ्लेम को डीमंस के साथ युद्ध करता हुआ देखा था। वो बोलती है इंसान स्टेटस और धन दौलत को पसंद करते हैं जबकि डीमंस अपने माना के साथ जुड़ा रहना पसंद करते हैं। और फ्रीरेन तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो क्योंकि तुम एक डीमन नहीं हो। फ्रीरेन बोलती है आपने बिल्कुल सही कहा। वो बोलती है 3 साल हो चुके हैं, तुमने अपने माना को कंट्रोल करना थोड़ा सीख लिया है। तुम्हारा माना अब थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा माना है। तुम इस समय बहुत शक्तिशाली नहीं लग रही हो। जिसके बाद फ्रीरेन माना को कंट्रोल करना सीखती है। कुछ समय और बीतता है। फ्लेम अब बूढ़ी हो चुकी है। वो बोलती है फ्रीरेन क्या तुम्हें जादू पसंद है? फ्रीरेन बोलती है मास्टर आप कब आए? वो बोलती है जब तुम अपने माना को कंट्रोल कर रही थी। वो बोलती है तुमने आज से 50 साल पहले मुझसे बोला था कि तुम्हें जादू पसंद है। फ्लेम बोलती है फ्रीरेन क्या तुम्हें जादू पसंद है? वो बोलती है हाँ मुझे जादू पसंद है, आज से 50 साल पहले आपने मुझसे पूछा था। वो फ्रीरेन को डीमंस से लड़ना भी सिखाती है। डीमंस को अपने जादू पर गर्व और आत्मविश्वास है। वो उसे ट्रेनिंग दे रही होती है। वो बोलती है तुम्हें अपने माना को कंट्रोल करना है और तब तक गुमनामी में रहना है जब तक तुम डीमन किंग को हरा ना दो। तुम्हें अपने शक्तियों के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। तुम्हें अपने आप को कमज़ोर दिखाना है ताकि डीमंस तुम्हें कमज़ोर समझे। तुम्हें मौका देकर उन्हें मारना है। फ्लेम उसे ये भी बताते हैं कि मेरा पसंदीदा मंत्र किसी भूमि पर खूबसूरत फूल उगाना है। बचपन में मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया था, इसलिए मुझे जादू पसंद है। वो बोलती है प्लीज़ मास्टर मुझे ये मंत्र सिखाइए। फ्लेम उसे वो मंत्र सिखाती है। कुछ समय के बाद फ्लेम की मृत्यु हो जाती है। समय बीतता है। फ्रीरेन अपने माना को कंट्रोल करना सीख रही है। उसका
कुछ जानवरों से सामना भी होता है, कुछ अच्छे जानवर और कुछ बुरे। वो नए नए मंत्र सीख रही होती है। ऐसे ही समय बीतता है। वो समय सदियों में बीत जाता है। बहुत साल बीत चुके हैं। फ्रीरेन ने अपने माना को कंट्रोल करना सीख लिया है। वो इस समय बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रही है। 1000 साल के बाद फ्रीरेन की मुलाकात हीरोज़ की पार्टी से होती है। वो फ्रीरेन को इसलिए ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है कि एक एल्फ बहुत लंबे समय से जीवित है। वो इस जगह रह रही है। वो बोलते हैं, क्या तुम वो एल्फ हो जिसके बारे में हमने सुना है? वो बोलती है, हाँ, मैं बहुत लंबे समय से जी रही हूँ। मुझे अब किसी से भी युद्ध नहीं करना है। ईसन बोलता है, हाइडर तुम्हें कैसा लग रहा है? वो बोलता है, तुम्हारे अंदर मेरे माना का 1/5 है। वो बोलती है, वो चिड़चिड़ा इंसान कौन है? तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। तभी हीमेल बोलता है, मैं जानता हूँ तुम सबसे शक्तिशाली मेज हो जिनसे मैं अब तक मिला हूँ। वो बोलती है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? हीमेल बोलता है, क्योंकि मुझे ऐसे एहसास हुआ। जिसके बाद हम प्रेजेंट में उन दोनों को सामने देखते हैं। वो बोलती है, और क्या तुम्हें अपने आप पर विश्वास है कि तुम जीतोगी? वो बोलती है, फ्रीरेन द स्लेयर, तुम 80 साल पहले हमारे सामने आई थी। तुम हीरोज़ की पार्टी में शामिल थी जिन्होंने डीमन किंग को हराया था। तुम 11वीं मेज हो जिसकी उम्र के बारे में किसी को भी नहीं पता है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने लंबे समय से जी रही हो। तुम्हारा माना मुझे सब कुछ बता रहा है कि तुम मुझसे बहुत कमज़ोर हो। मैं तुम्हारे माना को देख पा रही हूँ। सच कहो तो तुम एक कमज़ोर एल्फ हो। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुमने 100 साल से ट्रेनिंग नहीं की है। जिसके बाद वो स्केल ऑफ ऑबिडेंस के तराजू से अपने और उसके माना को नापती है। वो बोलती है, तुम मेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकती हो। औरा को अपने ऊपर गर्व हो रहा होता है। वो फ्रीरेन की ओर आ रही होती है। तभी उसका स्केल ऑफ ऑबिडेंस का तराजू फ्रीरेन के माना के सामने झुकने लगता है। वो सोचती है ऐसा क्यों हो रहा है। फ्रीरेन बोलती है, तुम्हें अपने माना पर बहुत गर्व था और अब मैं तुम्हें हरा सकती हूँ। वो बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है? फ्रीरेन बोलती है, तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए था। मेरा माना तुम्हारे माना से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो मुस्कुराते हुए कह दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं तुम्हारे माना को नहीं देख पाई। फ्रीरेन बोलती है, मेरे मास्टर ने मुझे माना को कंट्रोल करना सिखाया ताकि मैं डीमंस को हरा सकूं। वो मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगी? फ्रीरेन बोलती है, हाँ, मैं तुम्हें बेवकूफ़ समझ रही हूँ। तुम सच में बेवकूफ़ हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बताना चाहती हूँ। वो बोलती है, मैं 500 साल से जी रही हूँ। जिसके बाद फ्रीरेन अपने असली माना को दिखाते हुए कहती है, मैं 1000 साल से जी रही हूँ। मैंने आधे से ज़्यादा समय अपने माना को कंट्रोल करने में बिताया है। और फ्रीरेन के माना को देखकर हैरान है क्योंकि स्केल ऑफ ऑबिडेंस का तराजू फ्रीरेन के माना से औरा के माना पर भारी पड़ रहा होता है। जिसके बाद हम पास्ट में देखते हैं, फ्लेम ने बोला था, फ्रीरेन जैसे डीमंस इंसानों को धोखा देते हैं, वो उन्हें अपनी बातों में फंसाते हैं, वैसे ही तुम्हें डीमंस को धोखा देना है। तुम्हें उन्हें अपनी बातों में फंसाना है ताकि समय आने पर तुम अपने माना की मदद से उन्हें हरा सको। तुम्हें अपने माना का यूज़ करके उन्हें हराना होगा। स्केल ऑफ ऑबिडेंस का तराजू अब औरा का नहीं बल्कि फ्रीरेन का कहा मान रहा होता है। फ्रीरेन के आदेश पर औरा अपना सिर काटने पर मजबूर हो जाती है। वो मर चुकी है। फ्रीरेन औरा के कठपुतलियों के लिए प्रार्थना करती है। उसे फर्न और स्टार के ऊपर गर्व हो रहा होता है क्योंकि उन्होंने डीमन को मार दिया है। वो जाने लगती है। ग्राफ बोलता है, फ्रीरेन आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद ग्राफ औरा के कठपुतलियों को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि कठपुतलियों के पास पेंडेंट होता है जो ग्राफ के पूर्वजों का है। ग्राफ फ्रीरेन का शुक्रिया करता है क्योंकि उसकी वजह से उसके पूर्वजों को शांति मिल गई है। फ्रीरेन औरा से युद्ध करके खुश है। जिसके बाद वो किले में आते हैं। ग्राफ उन्हें ग्रीनर जो कि किताब है वो देना चाहता है, लेकिन फ्रीरेन बोलती है ये नकली किताब है। वो हैरान हो जाता है। वो उन्हें बताता है कि इस किताब के अंदर सुरक्षा कवच के बारे में विस्तार से बताया गया है। फ्रीरेन बोलती है, मंत्रों को इकट्ठा करने मेरी आदत बन चुकी है, लेकिन मुझे ये किताब नहीं चाहिए। वो बोलता है, क्या आप जानते हो कि राजा से ऊंची आवाज़ में बात करना का क्या मतलब होता है? तभी फर्न बोलती है, मिस्टर हाइडर ने मुझे बताया था अगर हम राजा से ऊंची आवाज़ में बात करेंगे तब राजा हमें मौत की सज़ा देंगे।
फ्रीरेन बोलती है अतीत में हीमेल और ईसेन ने भी राजा से ऊंची आवाज में बात की थी और राजा उन्हें मौत की सजा देने ही वाले थे। लेकिन तभी हीमेल बहुत ज्यादा रो रहा था क्योंकि वो मरने से बहुत ज्यादा डरता था। तभी स्टार्क बोलता है आप मजाक कर रहे हो ना। तभी उसे याद आता है कि उसने भी राजा से ऊंची आवाज में बात की थी और उस समय राजा ने उसे सावधान किया था। उनके कमरे में आता है। स्टार्क बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। वो पेड़ को काटने का काम करता है। ग्राफ बोलता है मैं तुम तीनों को जेल के अंदर नहीं डालने वाला हूँ। वो बोलते सुनकर अच्छा लगा। तभी वो स्टार्क को देखते हैं। स्टार्क सदमे में जा चुका है। फर्न मैजिक से स्टार्क को हवा में उड़ाती है। हर कोई स्टार्क को देखकर मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उन्होंने पहली बार जादू अपनी आंखों से देखा है। वो कुछ दिन इस टाउन में रहते हैं। वो टाउन की मरम्मत करते हैं। प्रीस्ट स्टार्क के घाव को भरते हैं। वो कुछ दिन इस टाउन में बिताते हैं। स्टार्क कुल्हाड़ी वाले आदमी को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो उन्हें नए कपड़े भी पहनने के लिए देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हर कोई उन्हें सम्मान देता है। ग्राफ बोलता है मैंने सुना है तुम तीनों डीमन किंग के किले में जाने की तैयारी कर रहे हो। सच कहो तो नॉर्थनलैंड बिल्कुल भी सुरक्षित स्थान नहीं है। वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। फर्न बोलती है हर जादूगर को एक सर्टिफिकेट मिलता है। फ्रीरेन को नहीं पता था कि जादूगर को सर्टिफिकेट भी मिलता है। वो उसे अपना सर्टिफिकेट दिखाती है। फर्न तीसरे रैंक की जादूगरनी है। वो बोलती है आजकल सर्टिफिकेट कागज के बनने लगे हैं। फर्न बोलती है आप ऐसा मत कहिए कि आपको कभी सर्टिफिकेट मिला ही नहीं। वो उन्हें बताती है डीमन किंग को मारने से पहले वो एक डॉक्टर थी और उस समय वो नए जादूगरों को सर्टिफिकेट नहीं देते थे। उन्होंने मुझे एक पेंडेंट दिया है। फर्न उस चीज़ को देखकर बोलती है क्या है। स्टार्क बोलता है याद शतक पहले जादूगरों को मिलता था। आज के समय में तुम इसे सर्टिफिकेट कह सकती हो। वो उस टाउन से चले जाते हैं। वो स्वेर पर्वत की ओर जा रहे होते हैं। कुछ समय के बाद बर्फ पड़ने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वो स्वेर पर्वत के बहुत ज़्यादा करीब है। नॉर्थनलैंड में सर्दियाँ शुरू हो चुकी है। स्टार्क बेहोश हो चुका है। उन्हें लगता है कि वो रास्ता भटक गए हैं। वो नॉर्थनलैंड के डेक क्षेत्र में पहुंचते हैं। फर्न स्टार्क के चेहरे पर मार रही होती है ताकि वो उठ जाए, लेकिन स्टार्क को तो होश ही नहीं है। वो बड़बड़ा रहा होता है। तेज हवा के कारण वो मैजिक का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद फर्न स्टार्क को अपने कंधों पर उठाती है। कुछ समय के बाद रात हो जाती है। जिसके बाद उन्हें वहाँ एक कैबिन दिखाई देता है। फ्रीरेन जैसे ही गेट खोलती है वहाँ एक एल्फ एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो बोलता है आज मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तभी फर्न गेट बंद कर देती है। फर्न बोलते हैं क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो मुझे एक बिगड़ा हुआ इंसान लग रहा है। जैसे ही वो जाने लगते हैं वो दरवाज़ा खोलता है। वो उस कैबिन से बाहर आकर बोलता है तुम क्या कह रही हो, मैं बिगड़ा हुआ तुम्हें कहाँ से लग रहा हूँ। वो फ्रीरेन को देखकर हैरान है। वो बोलता है क्या तुम एक एल्फ हो। जिसके बाद वो उस कैबिन के अंदर जाते हैं। फर्न ने मैजिक से आग जलाई है। वो बोलता है मेरा नाम क्राफ्ट है, मैं एक भिक्षु हूँ, लेकिन अतीत में मैं एक योद्धा था। जब तुम इस कैबिन के अंदर आई तब मैं अपने शरीर को गर्म कर रहा था और तुमने मुझे देखकर कुछ और ही समझा। जिसके बाद वो बोलती है मैं फ्रीरेन हूँ, एक जादूगरनी। वो बोलती है मैं फर्न हूँ, एक जादूगरनी, और ये है स्टार्क, एक योद्धा। जिसके बाद हम स्टार्क को देखते हैं जिसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलता है उसके सामने कोई और लेटा होता है। पहले तो उसे लगता है कि वो एक सपना देख रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलता है वो डर जाता है। वो उस एल्फ से दूर हट जाता है। तभी फ्रीरेन बोलती है तुमने हमारी नींद खराब कर दी है। क्राफ्ट बोलता है स्टार्क मैंने अपने शरीर से तुम्हारे शरीर को गर्मी दी है। वो मन में सोचता है मुझे कैसा दिन देखना पड़ रहा है। जिसके बाद वो बोलता है बूढ़े आदमी तुम्हारा शरीर बहुत ज़्यादा अच्छा है और देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक योद्धा है। उसने ऐसे शरीर पाने के लिए बहुत कसरत की होगी। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जिसके बाद वो उसका नाम पूछता है। वो बोलता है मेरा नाम क्राफ्ट है, मैं एक भिक्षु हूँ। वो सब खाने का सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। फ्रीरेन और फर्न के मैजिक से खाने का सामान हवा में तैर रहा होता है। क्राफ्ट बोलता है फ्रीरेन क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ। वो बोलती है बिल्कुल भी नहीं। तभी फर्न कहती है फ्रीरेन एक जादूगरनी है जो हीरोज़ की पार्टी में शामिल थी।
हीरोज की पार्टी ने डीमन किंग को मारा था। वो बोलता है मैं इससे पहले के बारे में तुमसे पूछ रहा हूँ। वो बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है। क्राफ्ट बोलता है हम एक एल्फ है। जिसके बाद वो कुछ समय साथ में बिताते हैं। वो साथ में खाना खाते हैं। उन्हें ठंड भी लग रही होती है। स्टार्क अपने शरीर को गर्म रखने के लिए एक्सरसाइज करता है। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। 6 महीने बीत चुके हैं। क्राफ्ट उसे एक पेंडेंट देते हुए कहता है तुम इसे फर्न को दे सकती हो क्योंकि वो एक धार्मिक लड़की है और मुझे पूरा यकीन है कि वो एक प्रीस्ट के द्वारा पाली गई है। वो ईश्वर पर विश्वास रखती होगी जैसे मैं रखता हूँ। वो बोलती है तुम उन पर विश्वास क्यों करते हो। क्राफ्ट बोलता है तुम उन पर विश्वास नहीं रखती हो। फ्रीरेन बोलती है ईश्वर का जिक्र पौराणिक कथाओं में मिलता है। मैंने ईश्वर को आज तक नहीं देखा इसलिए मुझे उन पर विश्वास नहीं है। क्राफ्ट बोलता है तुम्हारी उम्र इस समय कम है लेकिन अब मैं अपने ईश्वर पर विश्वास रखता हूँ। वो फ्रीरेन से उम्र में बड़ा है। उसकी उम्र 1000 साल से ज़्यादा है। वो बोलता है मरने के बाद मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। उस समय गॉडेस मुझे मेरे काम की शाबाशी देगी। तुम मुझे अपने बारे में बताओ। मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा। तुम गॉडेस पर विश्वास नहीं करती हो इसके बावजूद मैं तुम्हें शाबाशी दूंगा। जिसके बाद वो याद करने लगती है कि अतीत में उन्होंने एक गांव के अनाथालय में कुछ मनी दान किया था। फ्रीरेन बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया। हाइटर बोलता है क्योंकि मैं एक अनाथ हूँ। मुझे ईश्वर पर विश्वास है कि मरने के बाद वो मुझे मेरे काम की शाबाशी देगी। वो बोलती है तुम क्या बकवास कर रहे हो। तुम एक नकली प्रीस्ट हो। वो बोलता है आज से पहले किसी ने भी तुम्हें शाबाशी नहीं दी है। मैं जानता हूँ तुम ईश्वर पर विश्वास नहीं रखती हो। अगर तुम मुझे अपने बारे में बताओगे तब मैं तुम्हारे काम की तारीफ करूँगा। वो बोलती है मैंने आज से पहले कोई ऐसा काम नहीं किया कोई मुझे शाबाशी दे। वो उसे बताता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा या बेटी जादूगर नहीं बने। वो बोलती है मैं सोचती थी कि प्रीस्ट अपनी पूरी ज़िंदगी कुंवारे ही रहते हैं। वो कभी किसी से शादी नहीं करते हैं। जिसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं वो स्टार्क और फर्न को देखकर मुस्कुराती है। वो दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। फ्रीरेन बोलती है तुम सब ईश्वर पर क्यों विश्वास रखते हो और वैसे भी आज से पहले किसी ने मुझे मेरे काम की शाबाशी दी थी। क्राफ्ट बोलते तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त थे और इस समय वो ज़रूर स्वर्ग में होगा। वो बोलता है तुम उनसे ज़रूर मिलोगी। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। उन्होंने आधे से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताया है। इंसान का जीवन काल कम होता है लेकिन एल्फ का जीवन काल बहुत लंबा है इसलिए वो बोलता है आधी सदी के बाद मैं तुमसे फिर से मिलूंगा। वो वहाँ से चले जाता है। हीमेल की मृत्यु के 29 साल बाद वो श्वेत पर्वत से गुजर रहे होते हैं जो नॉर्दर्न लैंड में स्थित है। फ्रीरेन नीचे गिर जाती है। फर्न उसके पास जाती है। स्टार्क बोलता है मैं उसे उठाऊंगा। फर्न स्टार्क का चेहरा देखकर साफ मना कर देती है। वो जाते हुए बोलती है तुम एक बिगड़े हुए लड़के हो। स्टार्क बोलता है तुम्हें मैं किस तरीके से बिगड़ा हुआ लड़का लग रहा हूँ। जिसके बाद फ्रीरेन एक सपना देखती है कि कैसे अतीत में जब राजा ने उन्हें डीमन किंग को मारने का आदेश दिया था उस समय उन्होंने सिर्फ उन्हें 10 तांबे के सिक्के दिए थे। हीमेल को इस बात का कोई दुख नहीं है क्योंकि उसके लिए एक तलवार बहुत कीमती है। वो बोलते हैं ये तो हीरो की तलवार है। हाइटर बोलता है ये एक नकली तलवार है। वो उन्हें बताता है कि कुछ समय पहले जब मैं अपने टाउन में रह रहा था तब एक व्यापारी ने मुझे ये तलवार दी थी क्योंकि मैंने कुछ मॉन्स्टर से उसकी जान बचाई थी। फ्रीरेन बोलते हैं क्या तुम इसलिए हीरो बनना चाहते हो। वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं। असलियत में अतीत में एक चिड़चिड़े लड़के ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था। वो मेरे गाँव के अनाथालय में रहता था। उसका नाम हाइटर था। हाइटर मुस्कुराने लगता है। वो हमेशा मुझसे बोला करता था कि मैं एक नकली हीरो हूँ क्योंकि उस समय मेरे पास एक नकली तलवार थी। इसलिए अब मैं उसको दिखाना चाहता हूँ कि मैं एक असली हीरो हूँ। और देखो इस तलवार को मैं हीरो की असली तलवार मानता हूँ। और वैसे भी समय कितना क्रूर है। वो चिड़चिड़ा लड़का आज मेरे साथ है। वो एक नकली पुजारी है जो हर समय मदिरा पीता रहता है। हाइटर बोलता है मैं असली पुजारी हूँ। वो तीनों ही जाने लगते हैं। वो सब साथ में बहुत खुश है। फ्रीरेन नींद से जाग चुकी है। फर्न बोलती है क्या आप चल सकते हो। फ्रीरेन बोलती है नहीं।
वो उसके बालों की खुशबू सूंघ कर कहती है, तुम्हारे बालों की खुशबू बहुत अच्छी है। वो बोलता है, मैं फ्री रेंग को उठा सकता हूँ। फर्न उसकी शक्ल देखकर साफ मना करती है। वो फिर से बोलती है, तुम एक बिगड़े हुए लड़के हो। वो एक गांव में पहुँचते हैं, वहाँ उन्हें एक लड़की मिलती है। वो बोलती है, मिस फ्रीरेन, आपका यहाँ स्वागत है। मैं इस गांव की 49वीं चीफ हूँ। फ्रीरेन बोलते हैं, यहाँ से कुछ दूरी पर नष्ट हो चुका एक कैबिन है, वहाँ हमने कुछ समय बिताया था। वो बोलती है, उस कैबिन का इस्तेमाल कुछ शिकारी करते थे। पर्वतों के राजा ने उस कैबिन को नष्ट कर दिया था। स्टार्क बोलता है, इस गांव को तलवार का गांव माना जाता है। फर्न बोलती है, क्या तुम इस जगह के बारे में जानते हो? वो बोलता है, इस गांव की रक्षा हीरो की तलवार कर रही है। जिसके बाद वो उन्हें बताता है, लीजेंड के अनुसार इस गांव में एक गुफा है। उस गुफा के अंदर एक तलवार एक पत्थर के ऊपर है। फर्न कहती है, क्या मिस्टर हीमेल ने भी उस पत्थर से तलवार को बाहर निकाला था? स्टार्क बोलता है, ये तो सिर्फ एक कहानी थी। अभी फर्न बोलती है, मिस्टर हाइटर ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो उसके घर पहुंच चुके हैं, वहाँ आग चल रही होती है। वो बोलती है, मिस फ्रीरेन, मेरी दादी माँ ने मुझे बताया था कि आप यहाँ आधी सदी के बाद ज़रूर आओगे। सच कहूँ तो मुझे कुछ समय पहले तक बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं था। फ्रीरेन बोलती है, आज से 80 साल पहले मैंने तुम्हारी दादी माँ से वादा किया था कि मैं यहाँ ज़रूर आऊँगी और तुम्हारा गाँव हीरो की तलवार की रक्षा कर रहा है। वो बोलती है, हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस गांव पर मॉन्स्टर हमला करते रहते हैं। अगले दिन वो मॉन्स्टर से युद्ध करते हैं। स्टार्क को गुफा के बाहर कुछ मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। वो तीनों गुफा के अंदर आते हैं। स्टार्क को वहाँ हीरो की तलवार दिखाई देती है। उस गुफा के बाहर गाँव वालों ने सुरक्षा कवच का घेरा बनाया था, ताकि कोई भी उस तलवार को नुकसान ना पहुँचा सके। फ्रीरेन बोलती है, सुरक्षा कवच की वजह से मॉन्स्टर इस गांव पर हमला करते रहते हैं। जिसके बाद वो उन्हें बताती है कि हीमेल उस पत्थर से उस तलवार को नहीं निकाल पाया था। आज से 80 साल पहले वो उस लड़की की दादी माँ के साथ इस गुफा के अंदर आए थे। उस समय हीमेल ने उस तलवार को निकालने की कोशिश की थी, लेकिन वो उस तलवार को पत्थर से नहीं निकाल पाया था। उस समय उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, लेकिन उसे अपने ऊपर विश्वास था कि वो डीमन किंग को हराने के बाद असली हीरो बनेगा। आने वाली पीढ़ी हीमेल को एक रोमांटिक हीरो मानती है। लोगों ने बहुत ज़्यादा कहानियाँ बनानी शुरू कर दी थी। स्टार्क उस तलवार को देखकर किसी को याद करने लगता है। वो बोलती है, मेरी दादी माँ सही कहती थी, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था। अगले दिन वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो बोलती है, मेरी दादी माँ हमेशा सही कहती थी। स्टार्क बोलता है, तुम्हारी दादी माँ क्या कहती थी? फ्रीरेन बोलती है, आज से 50 साल के बाद हम दोबारा मिलेंगे। वो यहाँ से चले जाते हैं। हीमेल की मृत्यु के 29 साल बाद वो नॉर्थ इंग्लैंड के एपिट्यूट क्षेत्र में पहुँचते हैं। वो उस टाउन में एक इंक की खोज करते हैं, उन्हें मिल जाता है। फ्रीरेन अपने बेड के ऊपर ग्रेमोयर की किताब पढ़ने लगती है। वो फर्न को बताती है कि आज स्टार्क का 18वां जन्मदिन है। वो बोलती है, मेरे पास उसे देने के लिए कोई तोहफा नहीं है। फ्रीरेन बोलती है, तुम उसे टाउन से कुछ खरीद कर दे लेना। वो बोलती है, मैं नहीं जानती उसे क्या पसंद है। वो बोलती है, इसमें तुम्हारी गलती है। जिसके बाद फर्न पूछती है, आप उसे क्या देने वाले हो? फ्रीरेन बोलती है, मेरे पास उसे देने के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा है। वो अपने बक्से को खोलती है और उसके अंदर से एक बोतल निकालती है। जिसके बाद वो उसे बताती है, इस बोतल के अंदर जो पानी है उससे कपड़े गायब हो जाते हैं। मेरे मास्टर ने बोला था ये चीज़ आदमियों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फर्न गुस्से में वो बोतल फ्रीरेन के ऊपर गिरा देती है। फ्रीरेन के कपड़े गायब हो जाते हैं। बोलती है, आपके मास्टर ने आपसे झूठ बोला था और ये तोहफा आपको ही मुबारक हो, और मुझे आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। वो कमरे से बाहर चली जाती है। फ्रीरेन बोलती है, ये बहुत अच्छा तोहफा था। जिसके बाद वो स्टार्क के कमरे में जाती है, लेकिन स्टार्क वहाँ नहीं होता है। वो टाउन में स्टार्क को खोज रही होती है। वो लोगों से उसके बारे में पूछती है। हर कोई स्टार्क को जानने लगा है। वो लोगों की मदद किया करता है। वो बोलते हैं, कुछ समय पहले वो हमारे साथ था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। वो जितने लोगों से मिलती है वो सब यही कह रहे होते कि उसने हमारी मदद की है, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं है। वो सोचने लगती है, स्टार्क सबकी कितनी मदद करता है। स्टार्क को कामचोर समझती है। वो एक जगह पहुंचती है, वहाँ स्टार्क बैठा होता है।
वो उसे देखकर मुस्कुराती है। वो बादल को देखकर कहता है ये बादल बिल्कुल दिखने में एक लड़की लग रही है। फर्न मन में कहती है वो सच में एक बिगड़ा हुआ लड़का है। उसकी बातें सुनकर वो चुप जाती है। वो बोलती है यह मुझे फ्रीरेन से इस बारे में बात करना ही होगा क्योंकि वो एक बच्चा नहीं है, वो एक लड़का है। वो बोलता है मुझे फर्न को इस बादल के बारे में ज़रूर बताना होगा। तभी फर्न उसके सामने आती है। वो बोलता है देखो इस बादल को कैसा लग रहा है। फर्न उसकी ओर देखने लगती है। वो बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। वो बोलती है आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें तोहफे में क्या चाहिए। वो बोलता है क्या तुम सच में मुझे देना चाहती हो। फर्न बोलती है मैं देना तो नहीं चाहती लेकिन मुझे तुम्हें देना होगा। वो बोलता है मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था क्योंकि आज से पहले मुझे कभी किसी ने तोहफा नहीं दिया। वो हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो बोलता है ना ही मेरे परिवार ने मुझे तोहफा दिया और ना ही मेरे मास्टर ने। मेरा परिवार मर चुका है, सिर्फ मैं ही अपने परिवार में जिंदा हूँ। मैं उस गांव से हूँ जहाँ सब वॉरियर पैदा हुए हैं। जिसके बाद वो अपने बड़े भाई के बारे में बताता है। वो एक अच्छा वॉरियर था। मेरा बड़ा भाई मेरे गांव का सबसे ताकतवर योद्धा था। उस समय मैं अपने भाई की तरह बनना चाहता था। मैं हर समय ट्रेनिंग किया करता था ताकि मैं एक दिन मॉन्स्टर को हरा सकूं। उसी समय बारिश होने लगती है। वो बोलता है मैं अपने बेवकूफ़ भाई को युद्ध कला सिखाता हूँ। जैसे ही स्टार्क प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी गंदा पानी उसके भाई के कपड़ों पर गिर जाता है। वो उससे माफ़ी मांगता है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है तुम अच्छा काम कर रहे हो। अगर तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे तब तुम एक दिन मेरी तरह ताकतवर बनोगे और तुम मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाओगे। वो उसे युद्ध कला सिखाता है। स्टार्क मायूस हो जाता है क्योंकि उसे वो दिन भी याद आ जाता है कि कैसे कुछ मॉन्स्टर ने उनके गांव पर हमला किया। उस समय वो उस मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा डर गया था। उस समय वो अपने भाई और अपने परिवार को छोड़कर भाग गया था। फर्न बोलती है अब हमें तुम्हारे लिए तोहफा खरीदना है। फर्न स्टार्क के लिए उसका पसंदीदा तोहफा खरीदती है। वो इनके अंदर पहुंचती है। फ्रीरेन ने उनके लिए खाना बनाया है। जिसके बाद उसे याद आता है कि अतीत में ईसन ने उस खाने को बनाया था जो उसके होम टाउन का खाना है। ये खाना जन्मदिन का तोहफा है। फ्रीरेन के हाथों का बना हुआ खाना खाकर स्टार्क को अपने भाई की याद आने लगती है। उसे वो दिन भी याद आ जाता है जिस दिन मॉन्स्टर ने उनके गांव पर हमला किया था। उस समय उसके भाई ने उसे उस गांव से भागने के लिए कहा था। वो उस समय बहुत ज़्यादा रोया था। उसे ना चाहकर भी वहाँ से भागना पड़ा। फ्रीरेन के पास अब भी एक बोतल बची हुई है। फर्न बोलती है आप ऐसे नहीं कर सकते हो। वो बोलती है ये बहुत अच्छा तोहफा है। कुछ समय के बाद वो नॉर्थन लैंड के ऑल्टवुड नाम की जगह में पहुंचते हैं। फ्रीरेन वहाँ जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर रही होती है। वहाँ फ्रीरेन की मुलाकात सीन से होती है। वो उसे बताता है कि आज से 10 साल पहले मेरा एक दोस्त गोरिल्ला था। हम दोनों साथ में बहुत मज़े करते थे। कुछ समय के बाद उसने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा क्योंकि वो तुम लोगों की तरह यात्रा करना चाहता था। लेकिन उस समय मैंने पता नहीं क्यों उसके साथ जाने से मना कर दिया। काश मैं उसके साथ चले जाता। मुझे आज भी इस बात का अफसोस है। वो बोलती है तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। वो बोलता है मेरे गांव में त्योहार की तैयारी चल रही है इसलिए मेरे भाई ने मुझे इस जंगल से जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए कहा है ताकि हम घर जाकर उन्हें पका सके और दूसरों की मदद कर सके। और देखो मेरी हालत क्या हो चुकी है। मैं इस दलदल में फंस चुका हूँ। प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो धीरे धीरे दलदल के अंदर जाने लगता है। वो बोलती है मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वो बोलता है तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारे पास सोचने का वक्त नहीं है। प्लीज़ मेरी जान बचाओ। फ्रीरेन बोलती है तुम्हारे हाथ गंदे हो रखे हैं। वो बोलता है तुम्हें इस समय इसके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलता है प्लीज़ मेरी मदद करो। और वैसे भी इंसान स्वभाव से गंदे होते हैं। फ्रीरेन बोलती है पहली बार मेरी मुलाकात ऐसे इंसान से हुई है जो दलदल के अंदर फंसा हुआ है और उसके हाथ गंदे हो रखे हैं। इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए ताकि मैं वो मंत्र याद कर सकूं जिससे तुम दलदल से बाहर निकल जाओ। वो बोलता है प्लीज़ जल्दी से वो मंत्र याद करो। तभी फर्न फ्रीरेन के पास जाती है क्योंकि वो उस समय जड़ी बूटियों को ढूंढ रही थी जब उसकी मुलाकात सीन से हुई थी। उस समय के बाद हम सीन को देखते हैं। वो दलदल से बाहर निकल चुका है। फर्न उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि फ्रीरेन ने उसे बचाने में देर कर दी थी, लेकिन वो उन्हें माफ़ कर देता है क्योंकि फ्रीरेन ने उसे दलदल से बाहर निकाल दिया था।
सीन उन्हें गांव में चलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें डी मंकिंग के कैसल तक पहुंचना है। वो उन्हें इस जंगल से सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा जंगली जानवर है। वो तीनों जंगल से जा रहे होते हैं। स्टार्क एक फल को तोड़ने की कोशिश करता है, तभी एक सांप उसके हाथ को काट देता है। उसके नाक से खून बहने लगता है। फ्रीरेन उसके घाव को भरने की कोशिश करती है। फर्न को उस जहरीले सांप के बारे में नहीं पता, इसलिए उन्हें चर्च में जाना होगा। वो सीन के गांव में जाने का फैसला करते हैं। फ्रीरेन पूछती है उड़ने वाले मैजिक का असर कितनी देर तक रहता है। वो बोलती है 30 मिनट तक, जिसके बाद फ्रीरेन सोचने लगती है कि हम उस गांव में 30 मिनट तक नहीं पहुंचेंगे, इसलिए मुझे फर्न के बाद अपने मैजिक से स्टार्क को वहाँ तक ले जाना होगा। स्टार्क बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझसे बोला है कि हम योद्धा हो, मैं किसी भी शहर का असर नहीं पड़ता है। जिसके बाद फ्रीरेन उसे बताती है कि जब हम नॉर्थन लैंड की यात्रा कर रहे थे उस समय ईसेंग को भी कुछ जहरीले तीर लगे थे। उस समय हाइटर तो बेहोश ही होने वाला था। फर्न बोलती है मिस्टर हाइटर ने मुझसे कहा था इस जहरीले जहर से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उस गांव में पहुंचना होगा। वो तीनों उस गांव की ओर जाने लगते हैं जहां सीन रहता है। वो तीनों चर्च में पहुंचते हैं। प्रीस्ट उन्हें बताता है कि उस लड़के की नाक से खून बार बार बह रहा है, तो शायद उसकी बहुत जल्द मृत्यु होने वाली है। वो तीनों ही बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। फर्न बोलती है क्या हम उस लड़के की जान नहीं बचा सकते हैं। वो बोलता है तुम्हें यहाँ थोड़ी देर पहले आना चाहिए था, लेकिन शायद मेरा भाई उस लड़के की मदद कर सकता है। तभी सीन वहाँ आता है। वो उससे एक गिलास के बारे में बात कर रहा होता है क्योंकि ये एक गरीब टाउन है, उसे बड़ा गिलास चाहिए होता है। वो बोलता है क्या तुम उस लड़की की मदद कर सकते हो। सीन बोलता है मैंने आपको उन तीनों के बारे में बताया था कि उन्होंने मेरी जान बचाई थी। वो उसके घाव के निशान को देखकर समझ जाता है कि स्टार्क को एक जहरीले सांप ने काटा है। वो हीलिंग मैजिक का यूज़ करता है जिससे स्टार्क का घाव भर जाता है और उसके नाक से खून बहना भी बंद हो जाता है। सीन चर्च से बाहर चले जाता है। फ्रीरेन बोलती है फादर वो कौन है। वो बोलता है वो मेरा छोटा भाई है। फ्रीरेन उसके गले को ध्यान से देख रही होती है क्योंकि उसके गले पर एक पवित्र चिन्ह है जिसका इस्तेमाल राजा उन प्रीस्ट को सम्मान देने के लिए करते हैं जिन्होंने यहाँ अपने देश के लिए एक अच्छा काम किया है। उस घाव को आप नहीं भर पाए, लेकिन सीन ने अपने मैजिक से उस घाव को भर दिया। वो बोलता है फ्रीरेन मुझे खुशी है कि आपने इस बात को नोटिस किया कि मेरा भाई एक अच्छा प्रीस्ट है। वो बोलती है क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। वो बोलता है मिस्टर हाइटर ने मुझे बताया था। जिसके बाद वो अपनी कहानी सुनाता है कि हम इस गरीब टाउन में रहते हैं। बचपन से सीन का सपना एक जगह से दूसरी जगह यानी यात्री बनने का था। वो मेरी तरह एक गांव का प्रीस्ट नहीं बनना चाहता था क्योंकि प्रीस्ट का हर दिन एक ही काम होता है कि उसे लोगों की मदद करनी पड़ती है। उस समय उसके भी कुछ सपने थे जो वो पूरा करना चाहता था। वो बिल्कुल मेरी तरह था। उसे ये ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होगी, इसलिए क्या आप उसे अपने साथ इस गांव से दूर ले जा सकते हो। फ्रीरेन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद वो इनमें पहुंचते हैं। स्टार्क और फर्न चाहते हैं कि सीन उनकी इस यात्रा में शामिल हो। स्टार्क बोलता है मैंने सीन को कुछ समय पहले देखा था। वो इस समय एक मदिरा की दुकान में बैठा हुआ है। मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम स्टार्क और सीन को देखते हैं। वो एक मदिरा की दुकान में बैठे हुए हैं। सीन वो सारे काम करता है जो किसी भी प्रीस्ट को करना मना है। उसे मदिरा पीना पसंद है, उसे तंबाकू खाना पसंद है, यहाँ तक कि उसे जुआ खेलना भी पसंद है। स्टार्क ये देखकर हैरान है। वो बिल्कुल हाइटर की तरह है। वो उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम स्टार्क है और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी यात्रा में शामिल हो। वो बोलता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तुम जानते हो मैं इस गांव का प्रीस्ट हूँ और मैं तुम्हारी इस यात्रा में शामिल नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है इस यात्रा में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए तुम्हें अब मेरे साथ इस गेम में खेलना होगा। अगर तुम इस गेम में जीत गए तब मैं तुम्हारा हर काम मानूंगा और तुम्हारी इस यात्रा में शामिल होऊंगा। कुछ समय के बाद फर्न को स्टार्क की आवाज़ सुनाई देती है। वो फ्रीरेन को जगाती है। जिसके बाद वो दोनों मदिरा की दुकान में जाते हैं। उन्होंने स्टार्क को ढूंढ लिया है। वो दोनों स्टार्क को देखकर हैरान है क्योंकि किसी ने उसकी चीज़ों को
छीन लिया है। तभी वो सीन को देखते हैं, उसकी भी चीज़ों को किसी ने छीन लिया है। वो बोलता है इस बार भी गांव का चीफ इस गेम में जीत चुका है। वो बोलता है फ्री रेन, तुमने स्टार को मेरे पास भेजा था ताकि मैं तुम्हारी यात्रा में शामिल हो सकूं। वो बोलती है क्या तुम एक जगह से दूसरी जगह यात्रा नहीं करना चाहते हो? वो बोलता है आज से 10 साल पहले मेरे दोस्त ने मुझसे बोला था कि वो 3 साल के बाद मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आएगा, लेकिन वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। मुझे इस बात का आज भी अफसोस है। जिसके बाद फ्रीरेन याद करने लगती है कि अतीत में वो कैसे ईसन, हाइड्रा और हीमेल से मिली थी। उस समय उन्होंने उससे डीमन किंग को हराने के लिए अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहा था। उस समय फ्रीरेन ने उनसे ये कहते हुए मना किया था कि मैंने 500 साल तक किसी भी डीमन से युद्ध नहीं किया है, लेकिन उस समय सिर्फ हीमेल ही था जिसने उसे भरोसा दिलाया कि वो डीमंस को हरा सकती है। हमें अपने अतीत को कभी याद नहीं रखना चाहिए, हमें अपने वर्तमान में जीना चाहिए। जिसके बाद फ्रीरेन उनके ग्रुप में शामिल हो जाती है और वो डीमन किंग को मारने में कामयाब हो जाते हैं। आज भी सीन को अपने दोस्त की याद आ रही होती है। वो बोलती है सीन, तुम्हारे बड़े भाई ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। सच कहूँ तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे इस ग्रुप में शामिल हो और हमारे साथ नॉर्थन लैंड की यात्रा करो। फर्न ने स्टार्क को कपड़े पहना दी है क्योंकि वो कपड़े मदिरा की दुकान के मालिक के पास होते हैं। फ्रीरेन बोलती है उस दुकान के मालिक ने क्या बोला? वो बोलती है उनके ऊपर कर्जा है, इसलिए उन्होंने हमें त्योहार के बाद वो कर्जा चुकाने के लिए बोला है। वो बोलती है यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वो बोलती है उन्होंने स्टार्क और सीन के कपड़े मुझे दिए हैं ताकि मैं उनके कपड़े लौटा सकूं। फर्न स्टार्क को कपड़े दे दी है। वो बोलता है तुम्हें मेरे कपड़े को इस तरीके से छूने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने कपड़े बहुत दिनों से नहीं धोए हुए हैं। फर्न ने सीन को उसके कपड़े दे दी है। वो वहाँ से गुस्से में चले आती है। वो बोलता है वो मुझसे गुस्सा की हो रखी है। फ्रीरेन बोलते हैं क्योंकि तुमने स्टार की चीज़ों को छीना था। वो बोलता है मैंने स्टार की चीज़ों को नहीं छीना था, बल्कि इस गांव के चीफ ने स्टार की चीज़ों को छीना था। वो इनमें आ चुके हैं। फर्न बोलती है जुआ बहुत ही बुरी चीज़ है। स्टार उससे माफ़ी मांगने लगता है। वो बोलती है सीन एक प्रीस्ट है। उस समय फ्रीरेन को हाइड्रा की याद आने लगती है। फर्न बोलती है फ्रीरेन, आप जानते हो कि मदिरा किसी भी घाव को भरने के लिए एक अच्छी दवा है। उन्होंने ठान लिया है कि वो अपनी इस यात्रा में सीन को ज़रूर शामिल करेंगे। फ्रीरेन बोलती है मैं उनके ग्रुप में शामिल हुई थी जिसके बाद हमने डीमन किंग को मारा था। कुछ दिन तक वो इस गांव में रहते हैं। वो हर समय सीन को फॉलो करने लगते हैं। वो उसे बताते हैं कि अब वो नॉर्थन लैंड में डीमन किंग के कैसल में जा रहे हैं। वो जितनी बार भी उससे मिलते हैं वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं जिसके बाद वो उसके भाई से पूछते हैं कि आखिर सीन को क्या चीज़ें पसंद है। वो बोलता है मेरे भाई को वो सारी चीज़ें पसंद है जो किसी भी प्रीस्ट को नहीं करनी चाहिए। उसे अपने से ज़्यादा उम्र की महिला पसंद है। वो दोनों फ्रीरेन की ओर देखने लगते हैं क्योंकि फ्रीरेन की उम्र बहुत ज़्यादा है। सीन चर्च में अपने भाई से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो उन तीनों को देखकर वहाँ से जाने लगता है। स्टार्क उसके करीब जाकर बोलता है क्या तुम अपने से ज़्यादा उम्र की लड़की के साथ यात्रा करना पसंद करोगे? वो बोलता है मुझे बचपन में यात्रा और अपने से उम्र में बड़ी लड़की ज़्यादा पसंद थी, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। लेकिन एक बात बताओ, मेरे से उम्र में बड़ी लड़की है कौन? तभी फ्रीरेन बोलती है वो लड़की मैं हूँ, मैं एक एल्फ हूँ और मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है। वो बोलता है मेरे भाई ने तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो जाते हुए कहता है मेरा मतलब ये भी नहीं था, मुझे सिर्फ अपने से ज़्यादा उम्र की लड़कियाँ पसंद थी, लेकिन वो एक एल्फ है, वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही उम्र में बड़ी है। जिसके बाद फ्रीरेन बोलती है मेरे मास्टर ने मुझे एक टेक्निक बताई है। जिसके बाद वो उसे फ्लाइंग किस दे दी है, लेकिन फ्रीरेन के मैजिक का उस पर कोई असर नहीं होता है। वो बोलता है तुमने ये क्या किया? वो बोलती है मैंने तुम्हें फ्लाइंग किस दी है। वो बोलता है कोई इस बच्चे को हाथ से ले जाओ। स्टार्क और फर्न पर फ्रीरेन के फ्लाइंग किस का असर होता है।
उसे बहुत अजीब लग रहा होता है क्योंकि अतीत में उसने इस टेक्निक का इस्तेमाल हीमेल पर किया था। उस समय हीमेल बेहोश हो गया था। वो सींग को अपनी इस यात्रा में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन वो बोलता है मैं इस यात्रा में बिल्कुल भी शामिल नहीं होऊंगा। तभी उसको भय आता है। वो बोलता है तुम्हें उनकी इस यात्रा में शामिल होना ही होगा क्योंकि अब भी देर नहीं हुई है। शायद तुम अपने दोस्त से उनके ग्रुप में शामिल होने के बाद उनकी यात्रा में अपने दोस्त से मिल सकते हो। वो बोलता है आपने मेरे लिए अपना भविष्य बर्बाद कर दिया। वो बोलता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बचपन से एक प्रीस्ट बनना चाहता था, इसलिए मैंने इस गांव में रहकर लोगों की सेवा करना चुना। लेकिन तुम हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते थे। वो उनके ग्रुप में बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहता है। वो सींग को थप्पड़ मारता है। वो बोलता है आज से कुछ समय पहले मैंने हाइटर और आपकी बातों को सुना था। उस समय उन्होंने आपको अपने साथ जाने के लिए बोला था। उस समय आपने मेरी वजह से उनके साथ जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि आप चाहते थे कि मैं इस गांव में उन लोगों के साथ रहूं जिनके साथ हम हमेशा से रहे हैं। उस समय हाइटर ने उसको देख लिया था। वो बोलता है मैं अपनी यात्रा के बारे में तुम्हारे भाई को बताना चाहता हूँ। वो जाते हुए बोलता है तुम अपने इस फैसले पर बाद में पछताना मत। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। कुछ दिन के बाद वो उनसे मिलता है। वो बोलता है मैंने अपने बड़े भाई से माफ़ी मांग ली है और अब मैं तुम्हारे ग्रुप में शामिल होने चाहता हूँ। अगले दिन वो सभी उन्हें खुशी के साथ अलविदा करते हैं। सीन उनके ग्रुप में इसलिए शामिल हुआ है ताकि वो इस यात्रा के दौरान अपने दोस्त से मिल सके। वो बोलता है हम कहाँ जा रहे हैं। वो उसे बताते हैं कि हम डीमन किंग के किले की ओर जा रहे हैं जो नॉर्थलैंड में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि वो जगह स्वर्ग है। उसे ये सब मजाक लग रहा होता है क्योंकि मृत्यु के बाद ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं।